नहीं, मैं अरे ठीक देख रही थी। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, चलो ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए भाई, ध्यान से समझना। सर आप कह रहे थे ना 1 मिनट से रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हो रही है, अभी करो चुपचाप क्वेश्चन। चलो आ जाओ इधर। भारत सरकार ने 5 समुदायों यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया। याद करो कि अब जैनिज्म को भी इंक्लूड कर लिया है। अगर अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 6 अल्पसंख्यक समुदाय है भारत में। मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है और जैन है। ठीक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का वर्ष 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेशनल कमीशन माइनॉरिटी वाज द गिवन स्टेचुरी। हाँ यार है ना, स्टेचुरी है। अब ये तो हिंदी अनुवाद गलत है इसका, ये गलत है। स्टेचुरी का मतलब होता है संवैधानिक या संवैधानिक पे संविधान को जो भी संवैधानिक तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। ठीक है, जो भी है ये स्टेटमेंट सही है, इंग्लिश में पढ़ोगे। ठीक है। भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। हाँ, इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, इसीलिए चिंता का भी विषय है। इसीलिए भारत ने जियो पारसी करके भी एक स्कीम चलाई थी इनके लिए 2017 में। ठीक है, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, शादी अब आजकल ये कम ही कर रहे हैं। भारत का संविधान धार्मिक और भाषा अल्पसंख्यक मान्यता संरक्षण देता है। आर्टिकल 29 और 30 है। ठीक है, आ जाओ। तो सब 2, 3, 4 जो है स्टेटमेंट सही है, तो इसमें इतना कोई ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बस ये पढ़ लो, 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, संवैधानिक है, याद रखना, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बस ये चीज़ याद रखना। 6 है, भारत सरकार ने 6 समुदाय मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनों, पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। तो ये तो अपने को पता भी है। अब आ जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन से एक का भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पालन नहीं किया जाता, द्वारा पालन नहीं किया जाता। याद करो केक का क्वेश्चन उधर भी आया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। किसका पालन नहीं किया जाता केक के द्वारा? भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय को लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। भाई ये तो काम करता ही है, याद करो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने उधर भी पूछा है, तो ये तो सही बात है, इसका काम ही यही है। ये याद रखो, लेखा करेगा तो लेखा तो करेगा ही। आगे, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये बात भी सही है। चाहे भाई सबाशी बात है। अभी मान लो कि राष्ट्रपति आकस्मिक निधि के नाम से बहुत सारा अगर मान लो करप्शन कर रहा है, तो फिर क्या उसकी जांच नहीं करेगा? जरूर करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा, कि भाई उसका प्रॉपर हुआ नहीं हुआ यूटिलाइजेशन। सही बात है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना करता। याद करो, पीयूएससी का भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। सर ये ऑल एक्सट्रीम है ना, ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पेड, कुछ भाई सब मुझे बताओगे, तो आप किसी को छोड़ कैसे दोगे? पर सर कुछ पीएसयूज ऐसे होते हैं ना जिनका इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट कैग नहीं करता है। कौन बोल दिया तुम्हें? किसका नहीं करता बताओ? पीयूएससी ऐसा प्रोविजन है कैग में। गवर्नमेंट के अगर इंस्टीट्यूट है तो जरूर हो सकता है, प्राइवेट हो गया, उसका निजीकरण हो गया, तब नहीं करेगा वो। प्राइवेट अगर पीयूएसयू है तो भाई पब्लिक सब सेक्टर का तो जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा। अरे इसकी सेला काम होता है ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये नेगेटिव चीज़ है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना, टू कंट्रोल द दो। कंट्रोल याद रखना कि हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है ऐसे भी। और किसी संवैधानिक पद से कंट्रोल वर्ड को जोड़ा जा रहा है तो वो डेमोक्रेसी में हमेशा गलत होता है, ये चीज़ याद रखना। और यही आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ये चीज़ याद रखना। अब देखिए, इसके लिए 2 आर्टिकल यूज होते हैं। आर्टिकल 148 के अंतर्गत भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये चीज़ याद रखना। 149 में दिया है कि महानियंत्रक लेखा परीक्षक की शक्तियों कार्य का वर्णन है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी निकाय के लेखाओं के संबंध में अपने कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो, यह नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। तो वो तो नॉर्मल सी बात है। चलो सर, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है द रोल ऑफ कैग इन द ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज आल्सो लिमिटेड है, और कुछ से प्राइवेट ऑडिट भी करवाते हैं। अरे मतलब सीधी सी बात है, जो पीएसयू आती है ना पब्लिक सब सेक्टर में, मतलब जो भाई प्राइवेट सेक्टर वाले में नहीं आएगा।
लिमिटेड का मतलब है तो तुम्हें पता क्या होता है? देखो लिमिटेड भी वो गवर्नमेंट का कुछ पार्ट रहेगा उसमें, वो तभी कर पाएगा, प्राइवेट का नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखना हमेशा। देखो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान समझना। देखो कुछ होता है कि 100% जो है सरकार की होती है, ठीक, उसमें कि जैसे LIC था पहले, अब तो फिर भी LIC का भी कर दिया। अच्छा सर, SBI तो टोटली गवर्नमेंट का नो है ना? नो RBI भी अरे टोटली नो, गवर्नमेंट का है। अरे 100% गवर्नमेंट का है। RBI 100% है, SBI नहीं है। SBI कौन बोल रहा है तुम्हें? हाँ तो सर इसमें भी प्राइवेट ऑडिट हो रही है, मैंने अभी देखा है इसमें क्वालिटी। प्राइवेट ऑडिट हो रही है मतलब some other corporations are totally subjected to private audit. Example, Life Insurance Corporation, RBI, State Bank of India, FCI and others. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हुआ क्या भाई? हो सकता है वो अपनी इंडिविजुअल लेवल पे भी करवा रहे ऑडिट, पर तो इसका मतलब ये तुम इसका इस सेंटेंस का मतलब ये निकाल सकते हो कि भाई केक नहीं करेगा, मुझे बताओ। हाँ, totally subjected to private audit. यहाँ पे अपने को क्या दिया है? सभी व्यापार, निर्माण और लाभ हानि की लेखाओं के परीक्षा कानून के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ठीक है, अपन देखो दूसरी बात एक चीज़ हमेशा याद रखो, ठीक है यहाँ पे एक्सट्रीम हो सकता है कि ये गलत हो, परंतु ये चीज़ याद रखो, ये तो गलत है ना, नियंत्रण करता है क्या सार्वजनिक धन का, निर्गम का, उसका कंट्रोल? नहीं, कंट्रोल तो नहीं करता। तो फिर वो गलत होगा ना। चलो आगे देखो, इधर देखो, ये अब तो नहीं पूछता UPSC, पर फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए किस कौन से आर्टिकल में क्या है। तो देखो आर्टिकल 54 में भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि कैसे कैसे इलेक्शन होगा, क्या है सब कुछ। 75 में जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बातें की गई है। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बात की गई है। बस अब ये इतना UPSC नहीं पूछता है, ये चीज़ याद रखो, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ो। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना। इसीलिए UPSC ने कमेटियाँ वहाँ जाके आगे भी जाके UPSC ने पूछी है। तो याद रखना कि संसदीय समितियों के माध्यम से ही रखा जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि याद करो, उसमें अपन ने 3 कमेटियाँ पढ़ी थी, एक एस्टीमेट कमेटी पढ़ी थी, याद आया? ठीक है, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट। ठीक है। तो ये क्या काम करेगी भाई? जैसे मान लो कि वित्त मंत्रालय ने, या मान लो कोई भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना निकली किसान मतलब मिनिस्ट्री से, ठीक है, और इसने इतना खर्चा किया। अब स्वाभाविक सी बात है कि खर्चा भाई स्वाभाविक सी बात है कौन एग्जीक्यूट करता है? एग्जीक्यूशन का काम किसका होता है? DM का ही होता है ना, कलेक्टर इन लोगों का। तो स्वाभाविक सी बात है इन्होंने क्या भ्रष्टाचार तो नहीं किया, तो ये किससे पता लगेगा? आपको संसदीय समितियों के माध्यम से, लोक लेखा समिति होगी, एस्टीमेट हो गया, ये सब सारी चीज़ों से। विभिन्न मंत्रालयों के परामर्शदाता समिति के माध्यम से, ये तो रिकमेंड करती है भाई, उसे कंट्रोल कैसे कर पाओगे? देखो कंट्रोल करने की बात है, मतलब स्वाभाविक सी बात है, क्यों संसद कहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है, तो संसदीय समितियों के माध्यम से तो पूछ सकती है। प्रशासक से आवधि प्रतिवेदन भिजवा कर नो कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर, ये सब सारी चीज़ें याद रखना। तो याद रखना, देखो एस्टीमेट कमेटी मैंने बता रहा था ना, वहीं से होता है। भारतीय संसद अपना कार्य करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण संसदीय समितियों के माध्यम से करती है, ये चीज़ याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। ये 2 प्रकार की होती है, प्रतिवर्ष गठित होने वाली स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ। एडोक याद रखना कि एडोक जैसे मान लो कि कोई नया मैटर हुआ है, तो याद करो, जैसे जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है, जैसे मान लो कि जैसे पिछली बार ये राहुल गांधी बोल रहा था कि जो ये हिडनबर्ग रिपोर्ट है इस पर बैठा हो, या कुछ जैसे मतलब एडो कमेटी होती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होती है, ये चीज़ याद रखना। और जो प्रतिवर्ष जो बैठेगी वो उनको स्थायी समितियाँ बोलते हैं। प्राकलन समिति सदन की प्रस्तावित व्यय की समीक्षा के लिए प्रतिवर्ष गठित होने वाली समिति है, और लोक लेखा समिति वित्तीय समिति होती है। तो मैंने देखो यही UPSC क्वेश्चन पूछा भी था, किस में ज़्यादा मेंबर है, अगर इस पर थोड़ा बहुत R&D कर लेते तो वो क्वेश्चन हो जाता। आगे देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? देखो आर्टिकल तो अब नहीं पूछता है, ये चीज़ याद रखना, तो इतना कोई ज़रूरत नहीं कि आप एकदम आर्टिकल रटो। प्रत्येक राज्य और राज्य के अंतर्गत प्रत्येक प्राधिकारी भाषा या अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो इस सुविधा को बंद सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है उचित समझे। याद रखना कौन देता है? राष्ट्रपति। बस ये चीज़ याद रखना, और उसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है। बस भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। याद रखना, मैंने वो स्टोरी सिखाई थी आप लोगों को कि प्रधानमंत्री जाएगा राष्ट्रपति के पास में कि हम ये बिल ला रहे हैं,
ठीक है। तो प्रधानमंत्री बोलेगा कि यार एक बार तुम करो कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले लो कि अगर क्या वो रुकावट तो नहीं डालेंगे। याद आया, वही स्टोरी है ये। तो याद रखना कि ये सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से परामर्श नहीं देता जब तक राष्ट्रपति उसको बोलेगा नहीं। ये चीज़ याद रखना, तभी जब वो ऐसा परामर्श के लिए कहता है तभी परामर्श देता है। समझ में आया, ये स्टोरी याद रखना जो मैंने बताई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। अब तो ऐसा नहीं है, अब ज़्यादा हो गए, वर्तमान में 34 कर दिया गया। याद रखना, इसका बताया था कि कौन बढ़ा सकता है, संसद। याद रखना ये चीज़ भी। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या होने की संभावना है जो ऐसी प्रवृत्ति या व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय का राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और न्यायालय इस पर विचार करके जो भी वह ठीक समझता है और राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदन करेगा। तो याद करो, मैंने वही चीज़ बताई भी थी आप लोगों को। चलो आ जाओ, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, देश में 18 उच्च न्यायालय गलत, पहली बात ये चीज़ याद रखना। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से रखना। देखो, कुछ ऐसा हो सकता है, आराम से होता भी है, कुछ जैसे राज्यों का संयुक्त जो है हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे हरियाणा और पंजाब का एक ही है। याद रखना ये चीज़। दूसरी बात, जैसे कलकत्ता का है तो कलकत्ता में अंडमान निकोबार भी सम्मिलित होता है, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये गलती मत करना कि 28 राज्य है तो 28 ही वो होंगे, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसमें 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। इनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। अभी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया अभी चंडीगढ़ और उसका है, सॉरी पंजाब और हरियाणा का है। फिर इधर आप पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ 3 हो गए ना। हाँ, ठीक है। इनमें से 3 का बोल रहा है, 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, ठीक है। उसका देखो, केरल का बताता हूँ। केरल में है ना पुदुचेरी का आता है, सॉरी नहीं, ये क्या नाम है, केरल के पास में कौन सा है, मालदीव से ऊपर अपना भारत का कौन सा है, दादरा नगर हवेली। अरे नहीं, और मालदीव के ऊपर कौन सा आता है भारत का टापू, मॉरिशस। अरे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का तो मालदीव के पास मॉरिशस है ना। अरे मालदीव के ऊपर भारत का टापू तो यही है ना, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का याद रखना केरल में होता है, ठीक है। वही जैसे अंडमान निकोबार का जो है कलकत्ता होता है। और पहले जो है ना, जैसे असम में ही था, सारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के ऊपर, अब तो अलग अलग हो चुका है। तो ये उस टाइम के प्रेजेंट वो देखोगे तभी ऐसे गलत है स्टेटमेंट। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। क्या बात करें, दिल्ली का तो है ना, याद रखना, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 62 वर्ष तक की उम्र तक पद धारित करता है। हाँ, ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट का कितने एज तक रहता है बताओ, 65। बताओ सुप्रीम कोर्ट का कितने साल तक रहेगा, 65 रहता है, ये याद रखना। दूसरी बात, मैंने कितनी बार बोला भाई, हाई कोर्ट से अगर कोई मान लो किसी को सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो वो यहाँ तो रिटायर्ड हो जाएगा, परंतु वो वहाँ जाके बन सकता है। देश में कुल 25 उच्च न्यायालय, याद रखना। तो मतलब देखो, जितना स्टेट है उतना उच्च न्यायालय नहीं है। उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। तो ये क्या बोला था, 3 का ही है, गलत याद रखना, 7 का है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का भी अपना उच्च न्यायालय है, तो मैंने वही बताया था। अतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना, आगे जाके रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे दिल्ली के बारे में अपन मोस्टली, दिल्ली के अलावा किसी का नहीं है, याद रखना। शायद जम्मू कश्मीर का होगा, जम्मू कश्मीर का भी तो होगा, याद करो। तो ये भी याद रखना, जम्मू कश्मीर को भी माइंड में रखना, क्योंकि अभी भी केंद्र शासित प्रदेश ही है जम्मू कश्मीर। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन से कितने कथन सही है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 तथा राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ये बात सही है, इसीलिए तो इसी को दिया गया। याद रखना कि 2 है, एक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और एक 1950 वाला है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन तो वही करता है ना। आप अगर मान लो कोई पार्टी बना रहे हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास से जाओगे, इलेक्शन कमीशन बोला है, ये बस इतना बोला। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह हैं जिसे 4 या अधिक राज्य में मान्यता प्राप्त है, ये बात भी सही है। जैसे आम आदमी पार्टी को मिला है अभी। वर्ष 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय, और अब देखो ये उस टाइम का क्वेश्चन था, परंतु वो अपने काम का नहीं बने, अभी तो 4 सही है ये। पर याद रखना कि ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अभी आम आदमी पार्टी को मिला था राष्ट्रीय का दर्जा,
ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी दर्जा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस में ये डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन किया गया है और यूपीएससी क्वेश्चन पूछता भी है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल का पंजीकरण आवश्यक है एवं यह पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर दल होने के लिए पूर्व परिभाषा थी, ये मतलब पहले की परिभाषा थी कि 4 या अधिक राज्यों में से मान्यता प्राप्त हो, लेकिन वर्तमान में इसकी परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया है। कुल वेद मतों का 6% या विभिन्न राज्यों में 4 लोकसभा सीटों के साथ कुल वेद मत का 2% होने पर कोई दलीय राष्ट्रीय दल हो सकेगा। तो ये आप जाके पढ़ोगे लक्ष्मीकांत ने तो बहुत सारी चीज़ें दिया वो भी है, तो अपन देखेंगे उधर, पर इतना देखो यूपीएससी ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है उधर, छोड़ो देख लेंगे। फिर भी निम्नलिखित क्षेत्र में किस एक राज्य में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का पर नियंत्रण नहीं होता है। पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो कि निम्नलिखित क्षेत्र में किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, मतलब पंचायती राज पे जो राज्य सरकार है वो किस चीज़ पे नियंत्रण नहीं कर सकती। देखो आर्थिक मामले में तो करती है, आराम से अच्छा खासा करती है, याद करो वो जब चाहे फंड रोक देती है क्योंकि राज्यों के पास में ही पावर होती है। विधि निर्माण की भी भाई उनको कानून दे सकती है, नहीं दे सकती विधि बनाने का। कार्मिकों के मामले में ट्रांसफ़र कौन करती है, सचिव वचिव ट्रांसफ़र कौन करती है, राज्य सरकार ही तो करती है। पर मुझे बताओ नागरिकों की शिकायत के बारे में, भाई वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं ना, सर्विस बाहर है भाई सभी फंडामेंटल राइट का अगर मान लो उल्लंघन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, तो वो वाली बात है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इसमें राज्य सरकार को कुछ क्षेत्रों पर स्थानीय निकाय के ऊपर अधिकार दिया गया है, उनमें कार्मिक, विधि और आर्थिक क्षेत्र इत्यादि प्रमुख है। अभी तक ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बता दे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो मैं उधर लगवा दूंगा, इम्पोर्टेंट कौन से है। ठीक है, संविधान में 69वां संशोधन अधिनियम 1991, इसके तहत क्या हुआ था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कौन सा 69 अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, फिर उसके बाद में है संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1994 में क्या हुआ था आपका, राज्य स्तरीय किराया अभिकरणों की स्थापना की गई थी। ये कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान 80वां संशोधन अधिनियम, इसके तहत आपको 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना। संविधान 83 अधिनियम 1994 के तहत क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। कारण याद रखना कि वहाँ पे जो है एससी की पॉपुलेशन नहीं है, इस कारण से जो है वहाँ पे याद करो अपने सीखा ही था कि एससी एसटी को कैसे मिलता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलता है, उसकी जो जनसंख्या होती है उसी के आधार पर मिलता है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ऐसे भी अभी इस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाली बात आती है ना, जहाँ पे यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है, ये चीज़ याद रखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है, राज्यसभा राज्यसभा सीटों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये तो पता होनी चाहिए, 10 की 10। देखो इसमें थोड़ा बहुत इन्होंने ब्रीफ दे दिया है। देखो चलो एक तो ये तरीके मान लो नहीं पता तो अब कैसे इस क्वेश्चन को करोगे। अब ध्यान देखो, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का अपने को पता है, ये 7वीं अनुसूची में दिया गया, गलत। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं, ये किस में है, 8 में है, तो ये गलत। इसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में ये 5वीं में है, गलत। तो आंसर नहीं भी पता तब भी कर सकते हो। सर पहले ज्यादा हार्ड आता था ना पेपर, ऐसा नहीं है। भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ये चीज़ याद रखना, फिर बाद में 4 जोड़ी गई है, वर्तमान में बढ़कर 12 कर दिया गया। पहली क्या है, भारतीय राज्य संघ का वर्णन करती है, ये चीज़ याद रखना। दूसरा वेतन की बात करता है, तीसरा शपथ की बात करता है, चौथा राज्यसभा की सीटों का आवंटन करता है। देखो ये तीनों, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत फिर भी अभी पूछ सकता है, परंतु ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछे भी। अनुसूचित देखो 5वीं में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, 6ठी में, याद रखना। संघ 7वीं में संघ राज्य समवर्ती सूची के विषय में, 8 में 22 भाषाएँ हैं। 9वीं में राज्य द्वारा संप्रेरित अधिग्रहणियों को विधियों का उल्लेख है, दल बदल का प्रावधान है अनुसूचित 10 में। 11 में पंचायतों के बारे में प्रावधान और नगर पालिका प्रावधान 12 में। तो ये तो आप कर भी चुके होगे बहुत बार। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित में से अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहले देखो, पहला ही भारतीय राज्य संघ का वर्णन किया गया, तो इसी में तो अमेंडमेंट करोगे ना। देखो यही जस्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन याद रखना।
तो पहली अनुसूची है, आप उसको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बात बताता ही क्या है, भारतीय राज्य जैसे मान लो अब ये 28 राज्य है, पता लगा आज मोदी ने नए राज्य बना दिया, अब ये तो इसको तो अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा ना, इसमें तो अभी 28 राज्य लिखा था, अब 29 राज्य तो करना ही पड़ेगा ना आपको, सिंपल सी बात है। दूसरी में तो भाई शपथ सॉरी उस वेतन के बारे में, तीसरे में शपथ के बारे में, चौथी में पाँचवीं में पंचायत के उसके बारे में, शेड्यूल एरिया के बारे में, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसका चीज़ याद रखना। चलो हो गया, अब आओ 2002। अच्छे क्वेश्चन है सर। हाँ तो वो तो रिपीट होंगे ही, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चनों करने में बहुत मज़ा आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री पे देखो ये देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 2018 का जाके क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट टू द कॉपी पेस्ट है ये ऑप्शन भी चाहिए क्या? सोचो मिजोरम पूछा था चपचार कुट त्योहार, देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये आ जाओ, ये क्वेश्चन रिपीटेड, डायरेक्ट रिपीटेड 2023 का क्वेश्चन, मतलब मेरा कहना मतलब देखो कर लो, ये आ जाओ, एशियाई गधा, जंगली गधा, बोलो 2011-12 क्वेश्चन याद आया। वेमनाड झील, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो देखो समझो फायदा है बहुत अच्छा खासा, बस पर हाँ इसमें देखो ज़्यादा आरएनडी करने पीछे मत पड़ो, बस उतना सिंपल सा जो दे रखा है वो बस, हाँ उसको सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन कर लो। देखो ला लीना इन्हें वाला कॉन्सेप्ट यूपीएससी ने 2015-16 क्वेश्चन था उसमें पूछा था, तो देखो रिपीट तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो बस वही है कि थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, इनको याद होने चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़ यार, तभी फ़ायदा उठा पाओगे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कितनी बार बताऊं नॉमिनेटेड नहीं था, ठीक है, बस ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, अरे गलत, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, अरे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा, हाँ ये बात सही है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा, अच्छा फिर और दल क्या कर रहे थे 23 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आई कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव दिया था, याद रखना कौन था वो जिसने अनुमति दी थी संविधान सभा बनाने की, याद रखना कैबिनेट मिशन। इसमें विभिन्न प्रांतों के चुने हुए सदस्यों का प्रावधान था, समय अभाव के कारण वैसे मताधिकार पर आधारित प्रत्येक चुनाव की बातों को अस्वीकार कर दिया गया, प्रत्येक प्रांत में 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुनने का प्रावधान किया गया, याद रख। अमित कहाँ खो गए थे तुम लोग, रोटी खाना वाना बनाने लग गए थे क्या तुम। चलो आगे देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, कितनी बार बताऊं, सोचो यही क्वेश्चन डायरेक्ट 2020 में आया नहीं आया, सोचो। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए याद रखना फंडामेंटल राइट है, गलत। सोशल डेमोक्रेसी नहीं, सोशियो और इकोनॉमी दोनों, गांधीवादी प्रजातंत्र अरे नहीं, सोशियो और इकोनॉमी डेमोक्रेसी दोनों की बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये तो डायरेक्ट रिपीट भी हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंकित सामाजिक आर्थिक तथा सामाजिक न्याय एवं बंधुता समानता के लिए एक सशक्त तरीके के रूप में इसे शामिल किया गया। राज्य को यह मूल कर्तव्य है कि विधि निर्माण करते समय निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखें। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देशक तत्व को बंद संविधान में किया गया है। यह भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए उद्देश्य। अब देखो ये क्वेश्चन कर लेते, 2020 के क्वेश्चन बना लेते नहीं बना लेते। चलो देखो मैं आखिर बता रहा हूँ, मैंने यही काम किया है पॉलिटी में, मैं जो ये क्वेश्चन थे ना मैंने सबको लक्ष्मीकांत में हाईलाइट करके रखा हूँ पर मैं एक और बात बताता हूँ, मैंने मतलब जब मैं यूपीएससी तैयारी शुरू नहीं किया था उससे पहले ये काम कर चुका था, और उसके बाद मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा और फिर भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि मैंने उस टाइम एक एक क्वेश्चन छाट के किया था भाई, वो बहुत बड़ा काम था। 2016-17 से पहले जो यूपीएससी के प्रश्न की भाषा होती थी वो इजी होती थी, लेकिन 17 के बाद से जब उनके प्रश्नों की भाषा एकदम कठिन होने लगी, लैंग्वेज कठिन होने लगी, जिस वजह से ज्यादा दिक्कत रोज अमित नया शॉर्ट्स देख के आता है चलो इधर आ जाओ, अभी अमित आर्टिकल 16 के बारे में देख लो। अरे ये मैं अपना बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट वर्ड्स नहीं देख के बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अरे ठीक है अभी इधर देख लो। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 30 वही एजुकेशन इनके बारे में, ये कल्चर के बारे में बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 31 में याद रखना पहले संपत्ति का राइट था, ठीक है, और अभी जो संपत्ति का राइट को हटा दिया गया, तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, देखो 16(2) ये, अब देखो ये मतलब वही समझना किसके,
तो 16(2) में तो भाई दिया है आरक्षण के बारे में, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ, ये आर्टिकल 16(2) का। किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 31(1). याद रखना ये चीज़, जो हटा दिया गया है अब नहीं है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। अनुच्छेद 30(1) में भाषा है कि उसके बारे में सभी अल्पसंख्यक चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये आर्टिकल 29 में होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा है उनमें किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य में सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। दोनों में क्या अंतर है? अच्छा, तो ये चीज़ याद रखना। ये तो है सी का, तो क्या दिया इन्होंने? तीसरा, सी का तीसरा है, मतलब ये सही है, ठीक है। थोड़ा इसमें भी डिफरेंस है, थोड़ा याद रखना कि देखो आर्टिकल 30 में क्या दिया हुआ है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने संचालित। हाँ, तो याद रखना कि देखो 30 में दिया है किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, 29 में कल्चर के बारे में दिया है। इसमें वही बात बोल रहा है, वंश या जाति, भाषा के आधार पर किसी भी आधार राज्य संपोषित राज्य। नहीं, ये ऐसे कह रहा है कि डिनाई कर सकते हैं ये, वो जो 16 का सेक्शन वो है ना 5-6, वही वाली बात तो कह रहा है ये कि माइनॉरिटीज चाहे तो डिनाई कर सकते हैं किसी को भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। अब तो मतलब वो समझ में, तो ये आर्टिकल 29 में दिया है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ से पता लगेगा, देखो अनुच्छेद 16 में क्या नहीं 31(2) में दिया है वो। अरे नहीं, ये देखो 29(1) में दिया है। रुको, यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लिखा है? ये 29(2) लिखा है ना? नहीं, बी है सर, ये ए है ऊपर। अरे बी का आंसर क्या है यार, पढ़ो ना, पी का चौथा है, यही है। अच्छा, हाँ, ठीक है। देखो 16, देखो राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यूपीएससी ऐसे कभी पूछता नहीं है, पर फिर भी बनाना विजन का टेस्ट ही दोगे तो आपको रटा देगा। देखो यही समझो, कोचिंग वालों का अप्रोच अलग होता है, यूपीएससी का अप्रोच अलग होता है। अनुच्छेद 29 देखो 2 में क्या दिया है, राज्य द्वारा घोषित या राज्य सहायता वाले शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 30(1) में क्या दिया है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता है। ये हट चुका है, याद रखना, अब नहीं है। किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से संपत्ति वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं। आ जाओ इधर, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा था? आर्टिकल 32 को, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 32 क्या बात करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखना। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल किस में था? 19 में था। उठा के फेंक दूंगा। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, हाँ पहले था, जिसको 78 के बाद में 301 में कर दिया गया। तुम कहाँ सो रहे तुम लोग? ठीक है, आगे देखो, पारुल समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, याद रखना। एक और क्वेश्चन बना है जो यूपीएससी ने पूछा आगे उधर, कि जो है कि भारतीय संविधान निर्माताओं के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन की जो है आत्मा क्या है? ध्यान समझना, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा याद रखना प्रियम्बल, याद रखना ये चीज, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अनुच्छेद 32 में 4 भाग है। प्रथम भाग सामान्य क्षेत्र से संबंधित है, दूसरे में सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे फिर तो लंग्स वो होंगे बेसिक स्ट्रक्चर, अब वो पता नहीं है। दूसरे में सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्देश या आदेश लिखे हैं जिनके अंतर्गत बंदी, प्रतिरक्षण, अब देखो यूपीएससी ने अब 2024 में पूछा, 22 में पूछा, परमादेश ये अब की बार पूछा था, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पूछा, जो भी समुचित हो जारी करने की शक्ति हो। तीसरे भाग में शक्ति संसद के पास है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति है। अंतिम भाग में ऐसी परिस्थितियों का वर्णन है जिनके अंतर्गत वे अधिकार स्थगित किए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो थोड़ा एक बार समझ लो, इसमें बता दिया हूँ। उत्प्रेषण याद करो, मैंने क्या बोला था। देखो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोक देगा, नहीं भाई आप इस पर एक्सप्लेनेशन मत दो, ठीक है। उत्प्रेषण में क्या होगा, अपने पास मामला मंगा लेता है। परमादेश याद रखना, मैंने बोला था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके खिलाफ आदेश जारी किया जाता है। प्रतिरक्षण का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति तुमने गिरफ्तार कर लिया तो भाई किस आधार पे तुमने, बंदी प्रतिरक्षण वही होता है कि आपने किस आधार पे इसको गिरफ्तार किया है,
को वारंट हो, याद रखना ये चीज़, ठीक है। और यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहे, देखो 2022 में पूछा, 2024 में पूछा, ये चीज़ याद रखना, लगातार रिपीट कर रहा है वो। आगे देखो, संविधान का 93 संशोधन संबंधित है, याद रखना, एजुकेशन से है। और इसमें जो है अपन आर्टिकल 21 में ए में जोड़े थे, जो डीपीएसपी से लाके इधर जोड़े थे, ये भी चीज़ याद रखना। तो कहाँ पे है बच्चों की बात, सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग नहीं, सरकारी भर्ती में आरक्षण नहीं, छोड़ो, ये है 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, याद रखना ये चीज़, ये डीपीएसपी से इधर लाए थे। संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम 21(1) अनुच्छेद 21(a) जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का मौलिक अधिकार स्थापित किया गया। राज्य के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में यह उल्लेख पहले से किया गया, याद रखो। इसीलिए मैंने बोला कहाँ से लाया गया, डीपीएसपी से, याद रखना, वहाँ पे था पहले ये चीज़, ये पता होना चाहिए। और मैंने इसके पीछे की स्टोरी बताई थी कि भाई पहले जो है कि ये फंडामेंटल राइट के पार्ट थे डीपीएसपी, परंतु उस टाइम लिमिट था कि भारत के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उनको उधर किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति, देखो 2020 का क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट 51। अब देखो ऐसे देख लो, 48 तो किसके बात करता है, माद निषेध, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, ठीक है। और 43 कामगारों के बात करता है, 43, हाँ देखो। और 41 किसके बारे में करता है, काम की दशाओं के बारे में करता है। तो अब देखो ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो यही सेम क्वेश्चन 2020 में पूछा, सेम उठा के डायरेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करता है, याद रखना। आर्टिकल जो 50 है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका में क्या करता है, पृथक्करण, याद रखना ये चीज़, ये भी पूछ सकता है। अनुच्छेद 48(a) जो है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 43(a) जो है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, याद करो ये किससे अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा था, 42 से, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, याद आया क्वेश्चन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में बात करता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन भी आगे जाके रिपीट हुआ 2018 में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार कहाँ से, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, बस यही क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, जाके देखो 2018 का भी है, 2020 का भी है। सोचो एक ही पेपर से 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकारों का वर्णन है। समानता का अधिकार, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, जाके पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भी दिया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। ये रटे हुए होने चाहिए, अब ये गलती मत कर देना एग्जाम में जाके, ये चीज़ याद रखना। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा, अरे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय जारी करता है। और यही क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन था, जाके देखना उसमें वो कौन सी कमेटी रिव्यू करती है, ये वाला क्वेश्चन था, जाके देखो 2019 का क्वेश्चन है, सेम यही। तो याद रखना भाई, सबाइश की बात है कि इनके लिए कौन कमेटी गठन करेगा, संसदीय कार्य मंत्रालय करता है। रेलवे आंचलिक संसदीय कार्य परिषद जो है संसदीय राज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो भी है, परिवहन मंत्रालय नो, रेल मंत्रालय नो, संसदीय कार्य मंत्रालय। और यही क्वेश्चन आगे जाके भी रिपीट हुआ। भारतीय राजनीति के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, राजनीति के संदर्भ में देखते हैं। योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति होती है। ये पहली बात तो मुझे बताओ, योजना आयोग जो है कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है। भाई संसद के प्रति तो जवाबदेही तब रहेगी ना जब भाई समझ, जैसे मान लो नीति आयोग है, ये सारी नीति आयोग ने जैसे मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उसकी रिपोर्ट भी जाती है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है, ठीक है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। अरे नहीं, एक के भी होने पर जारी कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि दोनों सत्र में हो तभी नहीं, एक सत्र में नहीं है तब भी जारी कर सकता है। ये चीज़ रुको 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 रुको, देखो ना 2-3 कंडीशन है, देखो ध्यान समझना। देखो एक तो अपन क्या समझते हैं, देखो राज्यसभा स्थायी सदन होता है, वो कभी भी विघटित नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। लोकसभा का विघटन होता है। आज कौन ज्वाइन कर रहा है रात को, ये देखो रात्रि 4 आ गए अब, ठीक है। लोकसभा को याद रखना कि लोकसभा में ये स्थायी सदन नहीं होता है, अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन होता है। विघटन जैसे मान लो 5 साल बाद में चुनाव होने हो तब। अब जैसे देखो मोस्टली जो है राष्ट्रपति कब जो है अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जब मान लो लोकसभा जो है, देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे पहली बात तो लोकसभा है ही नहीं,
मतलब लोकसभा का कोई सेशन नहीं चल रहा है, ठीक है, लोकसभा, हाँ, सदन बंद थे, दोनों सदन बंद थे, तो लोकसभा का जैसे मान लो कोई सेशन ही नहीं चल रहा हो, जब अध्यादेश जारी कर सकता है, या जब लोकसभा का विघटन हो गया हो तब भी जो है याद रखना राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये क्या बोला, राष्ट्रपति दोनों सदनों के 17 दिन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वो एक सदन होगा तब भी कर सकते हैं, पर याद रखना कि लोकसभा होगा तब नहीं, राज्यसभा है, लोकसभा नहीं है तब भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु, अरे न्यूनतम राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु तो कितनी चाहिए, 35 चाहिए ना। 35 होती है, 40 गलत है। अरे गलत किया इन्होंने, हिंदी में गलत लिखा है, छोड़ो। द मिनिमम एज सर जज की बोलिए ना, मैं जज की। गलत लिखा हिंदी में। तो इसका कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी होती है? सर होती नहीं है ना मिनिमम तो। हाँ, ये चीज़ भी याद रखना, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है उसमें, ठीक है। नेशनल राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। नेशनल, अब देखो इसके बारे में कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब देखो पहली बात तो ये तो अब तो कोई काम कर आया नहीं, क्योंकि 5 पंचवर्षीय योजनाओं के लिए उसके लिए क्रियान्वयन करता था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के तो सर नीति आयोग में होते हैं अभी, जैसे उस टाइम पे नहीं थे। राष्ट्रीय विकास परिषद में उस टाइम क्यों नहीं होंगे? एक बार सर्च करो नेशनल, उस टाइम कौन कौन थे इसके मेंबर। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में भी पूछा है, पर अब तो नहीं पूछेगा क्योंकि है ना, अब 2017 के बाद ख़त्म हो गया था इसका मामला। फिर भी सभी राज्य मुख्यमंत्री नहीं होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। नेशनल, मुझे बताओ इसमें क्या होंगे उनके, वो होंगे डेवलपमेंट काउंसिल। सर एक बार बताओ कि डेवलपमेंट काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होगा? प्राइम मिनिस्टर जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लिखा है। अरे नहीं, पर अपने बोल रहा नहीं कौन कौन होते, तो हो सकता है वो भी पार्ट हो ना। समझ में आया? ये प्राइम मिनिस्टर तो होता ही है हेड, जो इसका वही अध्यक्ष जो होता है, प्रेस्क्राइब और द प्राइम मिनिस्टर वही करता है। और इसमें जो है सर इसमें यूनियन कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, देयर सब्सिट्यूट रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी एंड द मेंबर ऑफ नीति आयोग होते हैं, वो भी होते हैं। तो ये क्या बोला, राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्य ने, मतलब इसने क्या बोल दिया, प्रधानमंत्री को हटा दिया। दूसरी बात जो यूनियन टेरिटरी के उसको भी हटा दिया है ना, ये बोला कि यही होता है ओनली, तब गलत हो जाएगा, नहीं तो ऐसे तो सही हो। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संसद के सत्ता में न रहने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसका प्रभाव वही होगा जो संसद विधि द्वारा बनाती है, लेकिन संसद के सत्र में आने के 6 महीने के अंदर इसका अनुमोदन होना जरूरी है। तो ये चीज़ कंडीशन याद रखना। चलो ये कोई मतलब नहीं है कितनी जमानत राशि है। सर पहली बार कितना ये क्वेश्चन पूछते थे ऐसे अजीब। आप फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे ना उल्टा, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिपीट भी हुआ है। पढ़ते हैं। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। क्या बात करो, इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था, याद करो, मैंने बोला था 6 साल का कर दिया था, किया था नहीं किया था, ठीक है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद का देख लिया सर। हाँ, उसमें प्रधानमंत्री भी होता है और यूनियन टेरिटरी के जो है मुख्यमंत्री वो भी होते हैं, ठीक है। आगे देखो इधर, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या बात करें, उसने तो डायरेक्ट 1 साल बढ़ा दिया था, 6 महीने के लिए क्यों बढ़ा दिया। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इंदिरा गांधी ने 1 साल ही तो बढ़ाया था, याद करो, 5 से 6 साल। और वो कब लगाया था, इमरजेंसी में तो बढ़ाया था, ये बात सही है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता नहीं, एक बार के लिए 1-1 साल करके आप कितने साल बढ़ा सकते हो, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सामान्यतः लोकसभा कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपात उद्घोषणा समाप्त होने पर 6 महीने से अधिक नहीं रहेगा। परंतु वास्तव में इस परिस्थिति में बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। ये म्यूट करो, किसकी तरफ से हो ना, म्यूट करो। निम्नलिखित, अरे म्यूट करो, कौन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। वित्त आयोग कितनी बार कराऊं इस क्वेश्चन को, समझ में आया। 280 में वित्त आयोग के बारे में दिया है, राष्ट्रपति द्वारा गठित भारत का समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता देने वाले सिद्धांतों के लिए। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से प्राप्त होने वाले अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेने से संबंधित भी है। बात की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है किसके द्वारा, ये तो है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
योजना आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय मंत्री। नो। अब मैंने कितनी बार बोला कि सिंगल व्यक्ति को कभी भी उतना अधिकार नहीं होगा। काउंसिल है, काउंसिल एक्ट से बनती है, इसका ज़्यादा वो रहेगा, ये चीज़ याद रखना। अब तो ऐसे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का, पर मैं बता दिया। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया तथा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। योजना आयोग का यह पूर्ण दायित्व होता है कि वह देश के उपलब्ध संसाधनों व आर्थिक परिस्थिति के अनुसार पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा उसका निर्माण करे। इस प्रकार तैयार की गई रूपरेखा का अंतिम अनुमोदन 1952 में गठित राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। याद रखना 2019 में क्वेश्चन पूछा था, तो ये 1952 में बनता है। योजना आयोग पहले बन चुका था, ये चीज़ थोड़ा याद रखना। ऐसे तब तो ज़रूरी नहीं है, नहीं पूछेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। देखो मैंने बोला था वेतन जो है और जो भत्ते हैं उसको वो कौन देगा? राज्य के समेकित निधि। पर याद रखना पेंशन जो है, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, तो राज्य के समेकित निधि से मिलेगी। याद रखना वेतन और भत्ते पर, याद रखना पेंशन जो है वहाँ से मिलती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा विधि निर्धारित किए जाते हैं। ये राज्य की समेकित निधि पर भारित होगा। ये चीज़ याद रखना पेंशन वहाँ से मिलती है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। अरे नहीं, वेतन में असमानता नहीं है, ये तो पक्का गलत है भाई। ठीक है, याद रखना वेतन में असमानता नहीं होती, वेतन समान ही मिलता है। बस देखो तीनों में सेम पावर होती है, बस उसमें भाई एक हेड बना दिया जाता है ताकि थोड़ा कंट्रोल चले, बस इतना सा होता है काम, याद रखना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया गया है। हो सकता है क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, हो सकता है, इसमें क्या है। ठीक है, ये बात याद रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। मतलब वही है कि सेम प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है, तो ये बात भी सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने का नहीं। कितने साल का कार्यकाल होता है इनका पता है? पहली बात तो 62 तो एज नहीं होगी, इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ज़्यादा होगी। सर 6 साल या 65 वर्ष। हाँ 6 साल हो गए, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, देखो आर्टिकल 324 में दिया के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्त जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर नियत करेगा। याद रखना। देखो मैं एक स्टोरी बताता हूँ इसके पीछे। पहले क्या हुआ, एक ही मेंबर होता था फिर इनको सपना आया कि कुछ और बढ़ा देते हैं, तो इन्होंने 3 कर दिया। फिर इनको सपना आया, वापस से इन्होंने 1 किया, फिर वापस से बढ़ाया। ऐसे हुआ है, तुम्हें पता है? या ऐसा था सर 3 था पहले, फिर 1 किया? सर पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 हुआ था। मतलब ऐसे किया है इन्होंने, मतलब चेंज किया था। मतलब ये चीज़ याद रखना, राष्ट्रपति कर सकता है, ये चीज़ याद रखना। अनुच्छेद 324(5) संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्तों की शर्तों पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित हो। चलो आगे देखो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ये दिया गया 44 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या था। इंदिरा गांधी ने उस टाइम जब इमरजेंसी लगाई थी ना, तो ये चीज़ याद रखना, उसने जो डायरेक्ट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बिना सलाह के डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा जारी करवा दिया था। तो इसके कारण देखो कितना बड़ा नौटंकी हुआ था। तो फिर जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है 77 के बाद में, तो उन्होंने ये प्रोविज़न डाल दिया कि नहीं, जब तक आप मंत्रिपरिषद, आपको प्रधानमंत्री कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक मंत्रिपरिषद आपको रिकमेंड नहीं करे कि आपको लगाना, तभी लगा पाओगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो ये चीज़ याद रखना, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो वही स्टोरेज में दिया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया था। उस टाइम बाध्य किया गया था कि जैसे मान लो कि आपने भेज दिया यहाँ पे, तो आपको देना ही पड़ेगा अनुमति। 1978 में जनता सरकार आने पर 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को एक बार विधेयक को यदि आवश्यक हो तो अपने सुझाव सहित वापस करने का अधिकार दिया गया है, परंतु यदि पुनः विधेयक को वापस राष्ट्रपति को भेजा गया तो उसे अनुमति देना अनिवार्य होगा। ये चीज़ याद रखना। ऐसा नहीं कि फिर वो बच्चों का जैसे गेम खेलता रहेगा, तुमने भेजा मैंने भेजा, तुमने भेजा मैंने भेजा, ऐसा नहीं। एक बार राष्ट्रपति दोबारा भेज सकता है, पर दोबारा अगर मंत्रिपरिषद भेज दिया तो उसको मानना ही पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, यूपीएससी वहीं से उठा के बार बार क्वेश्चन पूछती है।
तो एक चीज़ नोटिस करो, वही सेम क्वेश्चन है जो बार बार पूछ रही है यूपीएससी, उधर भी आगे भी वही क्वेश्चन पूछ रही है। अब देखो वही वित्त आयोग के बारे में देखो, यहाँ पे भी कितने क्वेश्चन पूछे, उधर भी कितने क्वेश्चन पूछे, वही सेम क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वही रहने वाला है, ये चीज़ याद रखना। दो 2003 आ गए ना अपन, चलो ठीक है। चलो आ जाओ इधर। भारतीय नवाचार या प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में किसमें सबसे पहले कौन आता है? याद करो, सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति के बाद में कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आता है? राज्यपाल आता है, कौन आता है? प्रधानमंत्री आता है। देखो ये रहा, ये तो करवाया तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखो, बस ये पढ़ लो। राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आता है, फिर अपने राज्य में राज्यपाल, तो ये यहाँ पे यही आएगा। फिर कौन आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है, फिर वो प्रधानमंत्री आता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा का अध्यक्ष आता है, कैबिनेट मंत्री आता है, अपने अपने राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्वाध्यक्ष। कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, ठीक है। पूछता भी नहीं है, बस अगर पूछ भी ले तो बस ये थोड़ा बहुत याद रखो, बस यही रहता है, वरीयता करा। पर देखो यूपीएससी जब पिछले कितने सालों से 20 सालों से नहीं पूछ रहा, तो अपन क्यों, अपन मतलब नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। अबे अब हाँ आपको टेंशन हो जाएगी, सर पूछ लिया तो, ऐसे तो फिर सब चीज़ पूछ लेगा। देखो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, तो ठीक है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो 5वां, संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया, ये मुझे कंफर्म पता है। तो आ जाओ इधर, देखो राज्य निर्देश है तो आइलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची याद रखना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है, याद रखना, ये पता होना चाहिए। तो ये क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया है, ये चीज़ याद रखना। गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे, चुनाव स्थगित करने चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखो 144 25 को मतलब है नहीं, 142 और 143 में होता है, शायद 143 में है मेरे अनुसार, हाँ सही है, 143 ही है, ठीक है। अनुच्छेद 143, यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रवृत्ति या व्यापक महत्व का है, उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकता है। ऊपर पढ़े थे तो हाँ वही सेम चीज़ है, और वह न्यायालय से सुनवाई के लिए बात जो ठीक समझता है राष्ट्रपति राय प्रतीत, यही है ना, आर्टिकल 143 से आपको उधर ही पूछा है। चलो आ जाओ इधर। अब देखो ये क्वेश्चन 2018 का सेम क्वेश्चन, 2023 का सेम क्वेश्चन, और इधर पहले भी पूछा जा चुका है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन चुनाव का मंडल में फॉर्मूला कौन सा अपनाया जाता है? ठीक, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत, हाँ राज्य जनसंख्या होती है, राज्य विधानसभा निर्वाचित, हाँ इंटू 1000, तो ये गलत हो गया, फॉर्मूला इंटू 1000 होता है। एमपी का मूल्य कैसे निकाला जाता है? सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, अरे नहीं ये भी शायद, रुको देखो, टोटल जो एमपी का जो मूल्य निकाला जाता है ना, लोकसभा राज्यसभा की जो सीटें हैं टोटल, वो फिर डिवाइडेड जो जितना विधानसभाओं के मूल्य का जो मत मूल्य आता है उसके अनुसार निकाला जाता है, ठीक है। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, फालतू की बात है, ठीक है। तो देखो मैंने बोला था 1000 होता है, ये कुल राज्य के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य, हाँ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का योग, तो ये तो मैंने बताया था, ठीक है। या तो ये पता होता तो आप 2018 का क्वेश्चन भी कर लेते, 2023 का क्वेश्चन भी कर लेते। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये बात सही है, यही तो पार्टिसिपेट करते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य क्या होता है? राज्य की कुल जनसंख्या, कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। यही डायरेक्ट 2018 का सेम क्वेश्चन था ये, और 2023 का भी। कुल राज्य के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य का योग और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का, मतलब याद रखना कि लोकसभा राज्यसभा टोटल जो सदस्य होता है निर्वाचित, याद रखना ये चीज़, इलेक्टेड मेंबर, और जो कुल राज्य के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य का योग आएगा जो यहाँ से निकल के आएगा हर राज्य का, उनका टोटल करोगे आप। चलो, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। अरे आर्टिकल 123 अध्यादेश उसी से तो जारी किया जाता है, आर्टिकल 123 से।
तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो फिक्स है, मतलब उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि राष्ट्रपति यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया, तो वैसे आदेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उन परिस्थिति में अपेक्षित प्रतीत हो। बस वही चीज़ याद रखना कि आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी कर सकता है। पूछा है पिछले क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखना। कौन से कथन असत्य हैं? तीनों के तीनों कथन के असत्य के बारे में बात पूछ रहा है। देखो, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं, ठीक है, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा में ही लिए जाते हैं। देखो, एस्टीमेट कंपनी, इसके बारे में तो पढ़ा था, याद करो, जो 30 मेंबर होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। फिर बोला कि लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों समिति में से राज्यसभा के सदस्य, अरे नहीं, याद करो 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, तो गलत। और मैंने उधर भी कर दो, यही सेम क्वेश्चन उधर भी आया हुआ आपका 2011 से लेकर उधर देखो, उस वाले कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो वहाँ पे भी रिपीट हुआ है ये चीज़, ठीक है। आगे देखो, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय, अरे भाई ये सब अलग अलग चीज़ है। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क्स अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन पार्लियामेंट अफेयर, खुद भी कुछ काम करेगा फिर। चलो ठीक है, आगे देखो, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? जैसे सर वो सेकंड वाला सही तो है। क्या सही है बताइए इसमें? जो अरे ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो उसकी कमेटी बैठेगी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, तो वही तो उसको डायरेक्शन बताएगी कि ऐसे ऐसे काम करना है ओवरऑल। मतलब इसका मतलब वो खुद के मन से एक तिनका भी नहीं लाएंगे? बताओ। अरे ऐसे वो गलत हो, ठीक है। विभिन्न मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा गठित समितियां, परिषदों, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसदीय मुझे बता, आयोग के लिए मैंने कितनी बार बोला? ब्यूरोक्रेट होते हैं, गलत। ये बोला मंत्री होते हैं, मतलब संसद सदस्य होते हैं, गलत। कितनी बार मैंने बोला था, तीनों गलत है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पहले के एक्सप्लेनेशन दे के रखा, तो वो तो मैं कर भी दिया हूँ। आ जाओ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ध्यान से पढ़ना। अब ये क्वेश्चन भी उधर जाके रिपीट हुआ है, पढ़ो, अभी पता लग जाएगा। केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। क्या बात करें, दोनों में हो सकते हैं? अब तो नहीं हो सकते, अब तो ओनली लोकसभा, याद रखना कि राज्यसभा में ही है, परंतु पहले दोनों में थे, याद करो, आंग्लो समुदाय वाले, गलत। समझ में आया? आगे बोलो, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य, अरे लोकसभा में है वो। किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद के लिए नियुक्ति का संवैधानिक वर्जना नहीं। हाँ सही बात है, बन सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव मत दे सकता है? अरे नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं दे सकता, गलत, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, आंग्लो समुदाय को तो हटा ही दिया है, पर याद रखना, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह 2 आंग्ल भारतीय सदस्य लोकसभा मनोनीत करता था, अब तो करता नहीं है। राज्यसभा में राष्ट्रपति साहित्य, याद रखना, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। उस दिन कौन खेल बता रहा था मेरे को? याद आया कौन कौन खेल बता रहा था? सर मैंने बोला था सोशल वाला। अब तो सर मैंने बोला था। याद रखो, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। नहीं सर, ये तो सिर्फ एग्जांपल है, इसके एक्सेट्रा हो सकता है, ये चीज एक्सेट्रा भी तो लगा सकते हैं। नो, बस वो याद रखना कि यही चार नहीं है। आर्ट का मतलब होता है, जैसे क्रिकेट भी एक आर्ट हो गई, इसीलिए सचिन को मिला। सचिन को उसी आधार पर राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, पर आर्ट में सब आ जाएगा। तो आर्ट ऑलरेडी वो बहुत वाइड वर्ड हो गया। साहित्य के आधार पर दे सकते हो, कला के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, समाज सेवा के आधार पर। ये बात सही है, ये 4 ही है भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? गवर्नर को 5 मिलते हैं सर, आपको पता है? अब ये तो मुझे इतना तो नहीं पता भाई। आएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 5 मिलते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति निर्वाचन एक निर्वाचन गण के सदस्य करते हैं। कौन कौन करते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। लोकसभा तथा राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्य निर्वाचक नहीं होते, मतलब वही नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर वहाँ पे भी नहीं होंगे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी, यहाँ रखना, जम्मू कश्मीर के भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसके लिए कौन सा संशोधन लाए थे? 17वां संविधान संशोधन लाए थे, उसके द्वारा इनको ऐड किया गया था।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। याद रखना कि उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी जो है वोटिंग करते हैं उपराष्ट्रपति के, ये याद रखना, ठीक है। विधायी शक्तियों की संघीय सूचना में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। कितनी बार मैंने बोला हूँ, सिंगल व्यक्ति को इतनी कभी पावर मिलेगी नहीं, संसद को ही तो काम दिया गया है, याद रखना है चीज़, कभी गलत नहीं करोगे। उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता शक्ति होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। चलो आ जाओ, कौन सा एक सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा अपने से, ठीक है, तो 3 सही होंगे। संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुई भारतीय प्रेस परिषद, मैंने बोला था ना, एक्ट के द्वारा पारित होगी, जो भी काउंसिल होगी, एक स्वायत्त अर्धन्यायिक संगठन है, ठीक है, सही बात है। पत्र सूचना कार्यालय सूचना माध्यम में जुड़े लोगों को मान्यता प्रदान करता ताकि उन्हें सरकारी सूत्रों से आसानी से सूचना प्राप्त हो सके। एकदम जनरल स्टेटमेंट है, सही बात है। भारत के सभी राज्यों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, उस टाइम हो सकता हो, जो भी है, पीटीआई है, अभी भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ठीक है। ऐसे कोई काम का नहीं है, क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ, 2024 का क्वेश्चन कितनी बार आ चुका, 2023 में भी आया, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ठीक है, विचार कीजिए कितने कथन सही है, ठीक। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है, एकदम सही बात है, 108 में दी है, ठीक है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, हाँ हुई थी, दहेज विधेयक को लेकर ऐसे कुछ हुई थी, 3 बार हुई है जॉइंट सेशन, याद रखना, मुझे जहाँ तक याद है 3 बार हुई है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग को बिल को पारित करने के लिए हुई थी, हाँ ये बात भी सही है, और 1 बार और हुई है, मुझे जहाँ तक याद है 3 बार हुई है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसी विधेयक को स्वीकृति में व्यवधान आने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत कर सकेगा तथा इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये चीज़ याद रखना। यह प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे तो नहीं होता, मैंने पहले बताया था, उसके जॉइंट सेशन नहीं बैठता। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक आहूत की गई, देखो मैं बता रहा था ना। प्रथम 1961 में दहेज विधेयक पर, देखो मैंने बोला था सोचो उस टाइम जब भी कांग्रेस बहुमत में थी, इसका मतलब पता लगता है कि उनका माइंड सेट कैसा था। 1978 में बैंकिंग अधिनियम पर, और तृतीय 2002 में पोटा विधेयक पर हुई थी, ये चीज़ याद रखना, मतलब पता होना चाहिए भाई कितनी बार हुआ है, याद को 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया था वो, इस टाइप से क्वेश्चन आना चाहिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, वसूला किया जाता है, गलत। का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, गलत है, दोनों के दोनों। देखो, संघ द्वारा अधिग्रहित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, मतलब लगाती कौन है, सेंटर लगाती है, कलेक्ट जो है राज्य द्वारा किया जाता है, और उसको विनियोजित भी जो यूज भी वही करेंगे। ऐसे स्टाम्प शुल्क तथा औषधियों तथा प्रसाधन वस्तुओं पर ऐसे उत्पादों शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है भारत सरकार द्वारा उद्घृत किए जाएंगे, किंतु केंद्र प्रशासित क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा उद्घृत होंगे, राज्य क्षेत्र में राज्य द्वारा उद्घृत होंगे। संघीय राज्य में आय की आमदनी का वितरण वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार किया जाता है। छोड़ो, वो कोई काम की चीज़ नहीं। आगे देखो, संघ का यह कर्तव्य होगा कि देखो, ये याद आया, ये किस में पूछा था ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट उठा के डायरेक्ट। तुम लोग क्या सो रहे हो क्या? अरे कुछ बताएगा कोई? ये स्टेटमेंट याद आया? 2023 का जाके देखो, डायरेक्ट यही स्टेटमेंट उठा के यूपीएससी ने पूछा था, यही स्टेटमेंट लाइन टू लाइन। अब तुम लोगों को याद नहीं है तो मैं क्या करूं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान निम्न किस अनुच्छेद में दिया गया है? 355 में, क्योंकि 356 में कौन से बात किया गया है? ऐसे 352 में देखो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात किया गया, तो उसी के एक्सप्लेनेशन है। 356 में फिर 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में। सोचो यही सेम क्वेश्चन पूछा था कि संविधान में यह दिया गया है कि संघ के यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अब देखो, ये है PYQ का फायदा, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे आंसर बना था। याद आया? नहीं आया? नहीं आया होगा, पूर्ण भरोसा है। अब मैं फिर बताऊँ, देखो जब तक आपको याद नहीं होगा ना PYQ, तब तक फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। वो याद होने चाहिए आपको। और जैसे मुझे देखो पढ़ते पता लग गया।
अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाने पर कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्य या राज्य के किसी भाग में सुरक्षा संकट में है तो आपातकाल की घोषणा। तो ये तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है 352 के तहत। 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। 356 में क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपात। याद रखना, अब की बार इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, याद रखना ये चीज़, तो अब की बार क्वेश्चन बन सकता है। वित्त आयोग के कार्य, अब देखो ये क्वेश्चन में 2013 में रिपीट हुआ था डायरेक्ट। भारत के संचयी निधि से धन निकालने की अनुमति देना है, इसका काम सिली होता है, इसका रिकमेंडेशन देने का काम होता है। कितनी बार मैंने बोला है। प्राप्त करों को राज्य में भागों में बांटना, हाँ सेंटर स्टेट में बांटना और स्टेट स्टेट में बांटना। सहायता अनुदानों के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, हाँ विचार कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है नहीं, इसके देखरेख करना से रिपोर्ट आ रही है नहीं, ये काम सिली करेगा। इसका मैंने कितनी बार बोला, अनुशंसा देने के लिए होता है बस सोचो यही सेम क्वेश्चन उधर भी पूछा है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के अंदर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष या उसे पूर्वोत्तर समय जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा एक वित्त आयोग का गठन करेगा। याद रखना, पहले भी कर सकता है 5 साल से पहले। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का कर्तव्य होगा, क्या करेगा, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में, ठीक है, भारत के संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत फॉर्मूला बताएगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा किए गए पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति संबंधित राजस्व के बारे में, हाँ सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। ये चीज़ याद रखना, ये पता होना चाहिए वित्त आयोग कितनी बार पेश ने क्वेश्चन पूछा। अभी मैंने बोला था ना, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय कौन था, कलकत्ता। बस अब ये पूछता नहीं है पर पता होना चाहिए बस थोड़ा बहुत। निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था, याद रखना न्यूजीलैंड ने दिया था सबसे पहले मताधिकार। बस इतना सा याद रखो, बस 1893 में दे दिया था, बस इतना याद रखो। निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है। राज्य में निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों के निर्वाचित होने से तो 7वां 31वां है, तो वो छोड़ा भी इतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी पढ़ लो एक बार। 7वें संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, सही बात है। इसी के अनुरूप केंद्र तथा राज्य विधायिकाओं में सीटों को पुनर्स्थित किया गया। 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545। ये पूछ सकता आपकी बार, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि है ना अभी लोकसभा की जो संख्या ना 1000 होने वाली है, ये याद रख लेना। अभी जो जनगणना आएगी उसके बाद में जो है लोकसभा राज्यसभा सबकी सीटें चेंज होने वाली है, तो पूछ सकता है कि इससे पहले कब हुई थी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और एक और चीज़ याद रखना, जब ये संख्या बढ़ाई थी ना तो केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनका प्रतिनिधित्व घटा के 25 से 20 कर दिया था, तो ये चीज़ भी याद रखना। भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूची में कौन से एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भाई पहला ही तो है, जिसी में तो याद करो। अब जब मैंने वो भी बताया था कि जब किसी राज्य को जोड़ा जा रहा तब भी पहले में ही होगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। भारतीय संविधान की नवी अनुसूची परिवर्तित हुई थी फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, ये 2019 का क्वेश्चन डायरेक्ट। और मैंने सिखाया भी था कि जब लैंड इशू चल रहा था तब इसीलिए नेहरू लाया भी था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं दी जा सकती। अपन याद रखना कि आप की जा सकती है 1973 के केशवानंदी भारतीय केस के बाद में जितने भी हुए हैं उनकी की जा सकती है। 2021 से क्वेश्चन है वो। निम्न विधेयकों में से किस एक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित। भाई संविधान संशोधन विधेयक को, ये देखो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन उठा के पूछा है उधर, अभी पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग जो है 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख है, ठीक है। 368(2) इस संविधान के संशोधन को आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है। याद रखना लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी पारित किया जा सकता है, मतलब कहीं पे भी उसको प्रस्तुत किया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक को, याद रखना। संसद में उपस्थित मत देने वाले सदस्य 2/3 सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर वह संशोधित
माना जाएगा। दूसरी बात याद रखना कि संवैधानिक संशोधन जो बिल होता है उसको राष्ट्रपति दोबारा नहीं भेज सकता, उसको अनुमति देनी होगी, क्योंकि उसी की मतलब उसको पहले ही बता दिया जाता है कि ये संविधान संशोधन विधेयक है, मतलब उसकी सहमति होती है उस पर ऑलरेडी पहले से ही। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको रट जानी चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत भी वो नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, आपको रट्टी भी होनी चाहिए। 2004, अब देखो एक चीज़, आओ इधर आओ, स्वामी नंबर रामराजाचार्य 2022 का क्वेश्चन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, समझो। उसमें आपको यही पूछा था कि रामराजाचार्य का क्या था, ठीक है, थोड़ा सा भी कर लेते इस क्वेश्चन से वो हो जाता क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ आगे जाके। अरे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे हिस्ट्री से, तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो गुरु गोविंद सिंह से 2019 के क्वेश्चन जाके देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन करोगे ना तो आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये चीज़ याद रख लेना, मॉडर्न हिस्ट्री के तो खास तौर से। ज्योग्राफी के भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो नागरहोल के बारे में पूछा है यूपीएससी ने आगे जाके। सुल्तानपुर मुझे पता है हरियाणा में, ये कुछ कुछ तो पता रट जाना चाहिए। कौन कौन जग रहा है, ये सो गए होगे सब लोग? सब जाग रहे हैं सर। तुम लोग चुप हो जाते हो सर। जाग रहे हो? अभी तो होलिका दहन का ही नहीं मुहूर्त हुआ। कितने बजे? क्या पता। क्या बात करें, अब तक हो चुका होगा भाई, 11 बज गए। नहीं अभी तक तो नहीं हुई होलिका मेरे दहन। तरफ जला दिए सब। इतनी जल्दी? ही फूक दिए सब। चलो ठीक है आओ, कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। अरे बार बार ये क्वेश्चन आ भी रहा है तो देखो मैंने बोला भी था, बस ये थोड़ा बहुत पढ़ लो, बस इतना याद रखो, बस कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ो। आओ अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। देखो यही क्वेश्चन तो अभी पूछा भी गया था, यही तो आंसर है, सही बात है। याद रखो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन ने बोला था। फिर याद करो उस टाइम चुनाव करने का टाइम नहीं था, तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए थे, एकदम सही बात है। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। अरे नहीं, जिन्ना नहीं था, बाइकआउट कर जाता है, याद करो। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो जनवरी, अरे क्या बात करे, पहले हो चुका था। भारत का संविधान 26 जनवरी में अंगीकृत किया। याद करो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। अभी याद होना चाहिए अब एक एक चीज़। कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान सभा गठन करने के उद्देश्य से जुलाई 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा चुनाव संपन्न हुआ। मुस्लिम लीग ने चुनाव में भाग लिया था, परंतु संविधान सभा आयोजित होने के समय शामिल नहीं हुई। इस चुनाव के आधार पर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। अब बोलो 2024 का क्वेश्चन जिंदाबाद या नहीं जिंदाबाद? सोचो कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने 2024 के। सोचो 2025 के नहीं आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे बताओ? बाद में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पारू समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये भी 2023 में आया था क्वेश्चन। हाँ, संविधान कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू किए, लेकिन संविधान वास्तव में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। गलत वो है, अंगीकार अधिनियमित मानव पे ऐसे कर गया था। चलो ठीक है, आर्टिकल दिए हैं उनके बारे में पूछ रहा है, तो आपको अपने को सब आर्टिकल याद है। अब ये याद है तो अपन फटाफट कर लेंगे। देखो ध्यान से देखना, 2017 में पूछा आर्टिकल 17 के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, उसका किसी भी कारण में आचरण निश्चित किया जाना चाहिए। ठीक। 16 आरक्षण के बारे में बात करता है। आरक्षण राज्य, भारत के किसी राज्य क्षेत्र, व्यक्ति विधिक समय समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं, ये तो आर्टिकल 14 में आएगा। ठीक है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जन्म, लिंग इनमें किसी, ये आर्टिकल 15 में आएगा। राज्य के अधीन किसी पद नियोजन, हाँ ये 16 आ गया ना, तो बस आंसर हो गया अपना। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, इसका चौथा, इसका तीसरा। ठीक है, अभी देखो ये तो पता होना चाहिए। समता का अधिकार यहाँ से दिया, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण विरोध अधिकार, ये सब पता तो चुका हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, थोड़ा एक बार है ना इसको पढ़ो,
देखो 17 तो पता ही है, 16 भी पढ़ लो, थोड़ा याद होना चाहिए। राज्य का अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी, ये 16 में दी है। ठीक है, 14 में पढ़ो, देखो 14 में है ना, यूपीएससी ने 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये याद रखना आर्टिकल 14 में। 15 में क्या बोला है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें किसी एक के आधार पर विभेद नहीं करेगा। एक एक ये कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज याद हो जानी चाहिए आपको। अभी देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने, देखो ये कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट चॉइस नियोजित नहीं किया जाएगा या किन्हीं परिसंकटे नियोजन में नहीं शामिल नहीं किया जाएगा, याद रखना। तो इसमें देखो आपको ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद 24 में क्या दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता या किसी संकटग्रस्त काम में नहीं लगाया जा सकता। क्यों? अनुच्छेद 21 में दिया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 45 में भी दिया है, राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जब तक कि वे 6 वर्ष के पूरे नहीं हो जाते देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध कराने का प्रयास करेगा। याद करो, आर्टिकल 51A में भी दिया है। फंडामेंटल ड्यूटी में भी क्या दिया है कि प्रतिपालकों की वो उसका होगा कि भाई वो उसको एजुकेशन दे। निम्न कौन सा लोकसभा का अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? अब ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अभी कोई काम का नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना। बस थोड़ा बहुत याद रखना, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ठीक है, बस ये इतना याद रखना बस, और ज़्यादा ये कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना फैक्चुअल नहीं होना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। बस आप पहला याद रखो, पहला याद रखना चाहिए। ठीक है, पहला ज़रूरी होता है। चलो ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष में मतलब कौन कौन से सही है उसके बारे में बोल रहा है, ध्यान से देखना। लोकसभा अध्यक्ष में यह निहित शक्ति निहित है कि वह सदन का अनिश्चित काल तक स्थगित कर दे। हाँ, स्थगित कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सत्रावसान होने पर केवल राष्ट्रपति सदन को आहूत कर सकता है। ये बात याद रखना, रट लेना इस स्टेटमेंट को, याद रखना ये चीज़। ठीक है, यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश न भी हो, तब भी ऐसी स्थिति छोड़कर जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो तो या उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो तो 5 वर्ष की अवधि खत्म हो जाने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। हाँ, ये बात भी सही है। अभी तो ये स्टेटमेंट जहाँ ना ये सही दिए हुए हैं वो रट जाना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट देखो यहीं से यूपीएससी उठा के क्वेश्चन पूछता है। लोकसभा के भंग हो जाने के पश्चात भी सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं। याद करो, अब देखो यही क्वेश्चन बार बार पूछा है, नहीं पूछा, उधर भी पूछा है, और मैंने कितनी बार आप लोगों को स्टोरी के रूप में बताया है कि वो बैठा रहता है, फिर वो आता है, उनको दिलाता है शपथ, शपथ नहीं मतलब वो वहाँ से वो एक प्रोटेम स्पीकर चुनता है, फिर उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। अब देखो ये तीनों स्टेटमेंट जो है यूपीएससी बार बार पूछे हैं, अभी याद हो जाने चाहिए आप लोगों को। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों के किया किसी सदन का सत्रावसान करेगा। लोकसभा विघटन कर सकेगा। याद रखना, सत्रावसान और जो विघटन है वो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 94 लोकसभा विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर रिक्त नहीं करेगा। हाँ, ये बात सही है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन के अनिश्चित काल तक स्थगित करने की शक्ति है। ये चीज़ याद रखना, ये तो करता है। मैं याद रखना, न तो सत्रावसान कर सकता है, नहीं वो विघटन कर सकता है। ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, बात के उपराष्ट्रपति को पदच्युत रिमूव करने का संकल्प निम्न किस कहाँ से प्रस्तावित किया जा सकता है? सबसे पहले याद रखना, राज्यसभा से पारित होना चाहिए, राज्यसभा, और वहाँ से फिर होने के बाद में फिर लोकसभा में भी उसका वोटिंग होता है। याद रखना ये चीज़। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सके जिसके राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। ऐसे प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा सहमति दिए जाने के बाद उसे पदच्युत माना जाएगा। देखो मैंने बताया ना, तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना दिए जाने के बाद ही लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ ये क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? बताओ विद्वान लोग। वाइस प्रेसिडेंट को। ये बात सही है? राष्ट्रपति। सब श्योर हो इस बात पे? अनु बताओ, अनु बताइए। सर क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं देता सर, चीफ जस्टिस को देता है।
फंस गए ना। देखो याद रखो, समझो इधर, अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, हमेशा याद रखना, मैंने कितने, देखो लोकसभा के जैसे अध्यक्ष वाली वही सेम बात होती है यहाँ पे। लोकसभा का अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष। यहाँ पे वही चीज़ होते हैं। प्रेसिडेंट अगर वाइस प्रेसिडेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट इसको देता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को ही देता है, पहली बात। परंतु अगर ये नहीं है, अगर वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम नहीं है, तब जो है सुप्रीम कोर्ट की उसको देता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चीफ जस्टिस को, और वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। हाँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अनु बीच के इन्फॉर्मेशन मिस मत करो, ठीक है। चलो आगे देखो। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो ये किस आर्टिकल में दिया? 257। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये लिखा है संविधान में, क्योंकि यूपीएससी यही तो पूछती है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसमें एक कोई ज़रूरी नहीं, मतलब यही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये अब ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए आप लोगों को, ये चीज़ याद रखना, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाओगे। भाई क्या बोलता है 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार के इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ये चीज़ याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका मतलब 3 सही होंगे, और वो तीनों जो सही होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये चीज़ याद रखना, जब भी यूपीएससी ने इस टाइप क्वेश्चन पूछा है तब जो तीनों देते हैं ना, वहाँ से जरूर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। देखो, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए ऐसे कारण जिन पर आधारित देना आवश्यक है? अरे नहीं, आवश्यक नहीं होता है। फिर तो ऐसे तो कोई आप उसको सभा की बातें खुद ही सोचो ना, आवश्यक होगा तो फिर उसको रोक देंगे ऐसे ही, क्योंकि जैसे अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, सरकार का ही अध्यक्ष रहता है वहाँ पे, तो फिर कब तुम बताओ उसको, जब कारण वो बोलेगा नहीं यार ये कारण सही नहीं है, तो तुम कभी ला पाओगे? खुद ही सोचो लॉजिकली। कारण तो देना होता है ना, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष लाती है ना। अरे तो कारण नहीं, तो देगी देना नहीं। आवश्यक है, ये नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। याद करो, देखो ध्यान से समझना, जैसे पहली बार मैंने वो क्वेश्चन भी करवाया था कि जब मान लो बजट पारित नहीं करवा पा रही है, तो याद करो प्रधानमंत्री क्या करता है, अपना त्यागपत्र दे देता मंत्रिपरिषद या उसके खिलाफ, या जैसे राष्ट्रपति का जो संबोधन होता है, अगर उसमें अगर डिबेट में अगर फेल हो जाती है गवर्नमेंट, तब भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तो कोई जरूरी है कि हर बार रीजन देना? सर अभी तक कितनी बार आया नो कॉन्फिडेंस मोशन? बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आता है, उसमें क्या है? देखना है, अभी रुक जाओ तुम लोग, बिहार का चुनाव होने दो। क्यों सर, बिहार में से क्या? अरे भाई अभी क्या बोले, नीतीश कुमार। सुनो, अभी पीएम जो बैठा है ना, उसके दो क्या 3 मान लो कि 3 पायदान तो उनके बीजेपी वालों के पास है, ठीक है, पर जो एक पायदान है ये नीतीश कुमार लेके बैठा है और उधर चंद्रबाबू नायडू लेके बैठा है। ये जिस दिन खींच लेंगे प्रधानमंत्री धड़ाम से गिर जाएंगे। अच्छा। तो और क्या, तुम लोग कहाँ सो रहे हो भाई? पूर्ण बहुमत नहीं है बीजेपी को अब की बार, 242 सीटें तो है उनके से। अब ये वैसे भी नीतीश कुमार आया राम गया राम हो जाता है। यही, अब देखो नीतीश कुमार को अगर मान लो कि ये सीएम नहीं बनाए, जैसे अभी महाराष्ट्र में इन्होंने खेला कर दिया, तो वैसे समझ लेना नीतीश सरकार अपना समर्थन खींचेगा तो अविश्वास प्रस्ताव जरूर आएगा, देख लेना। चाहे सरकार गिरे ना गिरे एक अलग मामला है, पर देख लेना अविश्वास प्रस्ताव जरूर आएगा, 100% आएगा। जैसे नीतीश ने इनसे अगर समर्थन लिया वापस, देख लेना इनका अविश्वास प्रस्ताव जरूर आएगा इनके खिलाफ। चलो ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई। हाँ एकदम सही बात है भाई, ऐसा कुछ ही नहीं लिखा है। यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाजत मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य। हाँ सभी बात, उसको लेके चलिए बैठ जाओगे आप। राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं। हाँ सबाई सी बात, हाँ मतलब ये सही है स्टेटमेंट। हाँ क्योंकि सबाई सी बात है, लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ो। देखो ना, कुछ क्वेश्चन मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये 1995 से लेके आपको 2024 के क्वेश्चन मिले हैं, आपको 2025 के क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, ये बात याद रख लेना। भारतीय योजना आयोग भारत में योजना से संबंधित उच्चतम निर्णायक निकाय है। अरे मैंने कितनी बार बोला, प्लानिंग सबसे मेन कौन होता है? संसद होता है, याद रखना। ये तो बोल दिया कि सबसे सुप्रीम जो है योजना आयोग ही है, ऐसे भी योजना आयोग को मतलब नहीं क्वेश्चन का। भारतीय योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव है, ठीक है।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक नियोजन अंतर्विष्ट है। हाँ, ये बात सही है। और ये याद रखना, दोनों के पास होता है पावर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, इसका कोई मतलब ही नहीं, इस क्वेश्चन का बनता ही नहीं मतलब। अब योजना आयोग गया, अब अपना कोई काम है ही नहीं। चलो आगे बढ़ो। भारतीय संसद के सामने नियमित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। 2024 का क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ से मिलेगा आपको 2024 वाला क्वेश्चन। वित्त विधेयक के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में, उनके बारे में बोला है। चलो यहाँ पे देखो, डी पढ़ो। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। मैंने कितनी बार बोला, ये बात सही है। पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है जब भी मनी बिल लाया जाता है। दूसरी बात, लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कौन सा मनी बिल होगा, नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, अपने को गलत पूछ रहा हूँ। विनियोजन विधेयक का कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य। हाँ, ये बात सही है एकदम। ऑपरेशन बिल जो है मस्ट बी पास द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इन लॉ। हाँ, सही बात है ये तो। विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए बिना की संचित निधि में धन नहीं निकाला जा सकता। हाँ, एकदम सही बात है भाई। बिना उसके पारित किए हुए कैसे आप फंड निकाल लोगे? नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दरों में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं। क्या बात कर रहे हो? जैसे अभी जो टैक्स स्लैब चेंज किया, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता है अमेंडमेंट होगा, एक्ट लाया जाता तभी अमेंडमेंट कर सकते हो आप, ऐसे नहीं हो सकता बिना फाइनेंस एक्ट में। हाँ, अभी जो इन्होंने जो स्लैब चेंज किया ना, तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा उनको, एक्ट लाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि ये क्या बोला, जब भी चालू करो कि दरों में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई, ज़रूरत पड़ती है। 2019 में याद करो, जब उन्होंने कंपनी का जो टैक्स वो जो 25% ऐसे कुछ किया था उन्होंने, तो उस टाइम भी एक्ट आया था। आप ऐसे नहीं कर सकते भाई बिना। और ऐसा ना, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पूछा भी है। हाँ बोलो। हम संशोधन करना पड़ता है ना सर? नहीं, संविधानिक संशोधन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल एक्ट लाना पड़ता है, मतलब फाइनेंस बिल लाना पड़ता है, एक इनकम टैक्स एक्ट या फाइनेंस एक्ट। हाँ, ये चीज़ याद रखना। अरे ना, ऐसा सेम क्वेश्चन उधर पूछा भी है, याद करो, जिसमें भाई कभी भी कोई चीज़ अगर आरोपित करनी होती है टैक्स के लिए, तो तभी बिना एक्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखो कि डेमोक्रेसी में सरकार के ताना से नहीं चल सकती ना, कि हाँ आज इस पर टैक्स लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको बिल पारित करवाना होता है, ये चीज़ याद रखना। अनुच्छेद 265 किसी भी प्रकार की कर विधि के प्राधिकार से ही संग्रहित अथवा अधिरोपित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब सभी सी बात है कि आप विधि के अनुसार ही टैक्स वसूल सकते हो, बिना विधि के नहीं। अर्थात किसी भी नए कर के प्रस्ताव एवं चालू दरों में परिवर्तन के लिए विधि द्वारा अधिनियमित किया जाना आवश्यक है। भारत की संचित निधि से कोई धनराशि विधि के अनुसार अथवा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए रीति से विनियोजित की जाएगी, अन्यथा नहीं। एकदम सही बात है, ये याद होना चाहिए। अभी देखो, इन्होंने वो ईयर वाइज पूछ लिया। भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? चौथा आम चुनाव स्वाभाविक सी बात है कब हुआ, इंदिरा गांधी उस टाइम हुआ होगा, क्योंकि 2 बार, तो तीसरी बार में तो वो मर ही जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री तो ऐसे ही बनते हैं, फिर उसके बाद में चुनाव होते हैं 1967 के समथिंग होंगे जाके। हरियाणा राज्य गठन तो 1960 में होता है ना। हरियाणा राज्य कब होता है? ये बाद में होता है, 66 में, 1966 में है। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य, ये नाम तो बाद में रखा जाएगा ना। सही है, स्टेट से याद नहीं होती कि कौन सी कब जरूरी नहीं है, बनी थी, कोई जरूरी नहीं है। 1971 में मेघालय था, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का। अब देखो, अभी इस टाइम में प्रेजेंट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो टेंशन मत लो। देखो, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये समझो। देखो, अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। भारत के लोक वित्त, इंडियन पब्लिक फाइनेंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सही पूछ रहा, गलत पूछ रहा, क्या पूछ रहा, कितने कथन अपने सही है। चलो, भारत के लोक लेखा से संवितरण डिस्बर्समेंट संसद के मत के अधीन है। हाँ, क्यों नहीं होगा भाई? आप कितना पैसा बांटोगे, क्या जो भी है वो सब किसके तहत आता है? ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में तो गवर्नमेंट का होता है ना। अरे गवर्नमेंट का कुछ ही नहीं होता, डेमोक्रेसी में उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। विदाउट संसद के बिना कुछ होगा? तुम मुझे बताओ। अरे वोट ऑफ अकाउंट नहीं होता है क्या? आप क्या बात कर, वोट ऑफ पार्लियामेंट तो बस वही बात है, उसमें किसका, संसद की तो जरूरत पड़ेगी ना। आगे देखो, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि को बंद है। हाँ है, ये बात सही है। अरे राज्यों की भी तो समेकित निधि होती है, और वहाँ पे भी इमरजेंसी फंड, याद करो, मुख्यमंत्री वाला नहीं, राज्यपाल के नाम पे निकाला जाएगा ना।
राज्यपाल के नाम पे निकाला जाएगा। इमरजेंसी फंड, मान लो कि राज्य में कोई बाढ़ आ गई। रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों संवितरण की तरह ही संसद के सामने नियंत्रण का अधीन। हाँ, ये भाई रेलवे बजट का भी तो पहले रेलवे बजट था अलग से, बाद में याद करो कि एक ही कर दिया गया। अब तो कब किया गया था? 2017 में किया गया था जायद, मुझे जहाँ तक पता है। हाँ सर, 2017। तो याद होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 266 वन संचय, राजस्थान पीछे से पूछा था ये क्वेश्चन। मैं कब कौन सा 2018 वाला अटेम्प्ट देने गया था तब, हाँ राजस्थान पीसीएस ने पूछा था उस टाइम, ठीक है। अनुच्छेद 266 वन संचित निधि, 2066 2 लोक लेखा तथा 2067 आकस्मिक निधि से संबंधित है। भारत के संचित निधि और आकस्मिक निधियों की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशि के संदाय, उनसे धनराशि निकालने जाने, ऐसी निधियों में जमा धनराशियों से भिन्न भारत सरकार या उसकी ओर से प्राप्त लोक धनराशियों की अभिरक्षा, भारत के लोक लेखे में उनके संदाय और उसे लेखे से धनराशियों के निकाले जाने का तथा अन्य सभी विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाएगी विधि, और जब तक इस नियमित विधि नहीं बनाई जाती तब तक राष्ट्रपति द्वारा बनाएगी नियमों द्वारा किया जाएगा। याद रखना, जब विधि नहीं होगी तो राष्ट्रपति जो बोलेगा उसके अनुसार होगा, मतलब राष्ट्रपति जो डिसाइड करे। अगर विधि नहीं है तब, ऐसे मोस्टली विधि संसद द्वारा विधि बनाई हुई उसी के तहत होगा। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी लिस्ट में कौन सा आता है तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। वन याद करो तो समवर्ती सूची में है, दोनों काम करेंगे सेंटर और स्टेट मिलके। शेयर बाजार याद रखना कि सेंटर लिस्ट में आएगा, समवर्ती सूची में से लो। शेयर मार्केट, डाकघर, बचत बैंक ये संघीय सूची में है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में, ये बात सही है। तो याद रखना ये वाला शेयर मार्केट जो है उसमें आएगा, सेंट्रल लिस्ट में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। वही बात है कि संघ सूची में तो संघ को अधिकार होता है, राज्य सूची में राज्य को होता है, समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है, ठीक है। परंतु किसी विशेष पर दोनों कानून बनाने की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बोल रहा है कि अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। देखो मोस्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं शायद। उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, हाँ ठीक है, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश केवल भारत के सेवा मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होगा, याद रखना ये चीज़। मतलब अध्यक्ष की बात बोल रहा है ना, अध्यक्ष की बात बोला, क्या बोला है, हाँ अध्यक्ष तो सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस जो भी रिटायर्ड होगा, याद रखना। 7-8 मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ो, आगे आगे कौन कौन सा सही है। जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही तो होता है, ठीक है। ये तो ऐसे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श पर राज्यपाल द्वारा, हाँ ये स्टेटमेंट याद रखना, आगे भी पूछा है ये बात सही है, ठीक है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता या प्लीडर अथवा संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में सेवारत अधिकारी होना चाहिए। और याद रखना कि है ना, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कितनी चाहिए, 10 साल चाहिए, जहाँ तक मुझे याद है। एक बार देखना ये चीज़, 10 साल मतलब उसको काम किया होना चाहिए हाई कोर्ट में इनमें। यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय दे तब मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय को उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है, हाँ ये बात सही है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये वही सारी चीज़ें लिख रहा है तो इसका सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल कितना, फिर भी जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय जिले में उच्चतम दंड न्यायालय होता है, हाँ जिले के लिए तो सबसे यही है ना सुप्रीम। फिर उसके बाद में हाईकोर्ट आता है, हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है। अनुच्छेद 233 में क्या दिया है, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति में प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल संबंधित राज्य पर अधिकारिता शक्ति रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। बस समझ बात है, राज्यपाल को चलिए नॉलेज है कौन व्यक्ति कैसा है, तो वो तो उच्चतम न्यायालय बताएगा हाँ ये व्यक्ति सही है। अनुच्छेद 233(2) वह व्यक्ति जो संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। इसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। सेशन न्यायाधीश का मृत्युदंड का निर्णय उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद ही मान्य होगा, क्योंकि आप कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते, ये चीज़ याद रखना। निर्वाचन आयोग या राजभाषा, क्या पूछ रहा, कौन चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य होते हैं। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन, पहली ही लाइन लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। भाई स्वतंत्र चुनाव कराना पड़ेगा। संसद का चुनाव कराता है, राज्य विधायिका का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचन नामावली तैयार करना, एकदम सही बात करेगा।
चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये काम भी वही करता है। चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय ही उद्घोषणा, अरे नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं मामले। याद करो, यही सेम टाइप के क्वेश्चन अपन पहले भी ही कर चुके हैं। ठीक है, देखो याद रखना, ये देखो ये लिखा, चुनाव विवादों से संबंधित अंतिम निर्णय का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा संसदीय विधि द्वारा निर्धारित अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा। छोड़ो, निम्न कौन सा एक बटन भारत की चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बारे में दिया है, कितनी बार आएगा यही क्वेश्चन। ठीक है, छोड़ो, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ देखो, वो यूपीएससी बार बार अगर रिपीट करा तो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है। कल क्लास करोगे या नहीं करोगे? अगर करोगे तो मैं कर लेंगे सर। तो फिर मैं 2005 का करा देता हूँ, फिर पूरा नहीं, फिर कल कर लेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, रुक जाओ, तो लास्ट पेपर है बच्चा फिर। ठीक है, कर लो क्लास के शाम तक तो हो सर आप होली खेलते हो क्या? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं खेला कभी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो ऐसे भी नहीं किया, मतलब खेला भी नहीं, मुझे कभी बचपन से शौक नहीं है होली होली खेलने का। तो वही तो पहली बात, अगर आप खेलोगे भी तो भाई शाम तक तो फ्री हो जाओगे ना, बात तो ये है ना। और मेरा मानना है कि देखो अखिल बता रहा हूँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम लोगों को ना, अभी नहीं समझ में आएगा। बेरोजगार व्यक्ति के लिए ना कोई त्यौहार होता है, ये हकीकत में बता रहा हूँ भाई। देखो यार, त्यौहार व्यवहार वही मनाओ जब मान लो आपके पास पैसे हो। पैसे अभी तुम कमा तो नहीं रहे हो, घर वालों के पैसे खर्च करते हो, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो मेरा मानना है बेरोजगार व्यक्ति को इन चीज़ों से बचना चाहिए। भाई त्यौहार, होली त्यौहार तभी, ये सब चीज़ें याद रखना कि संपत्ति सुख संपदा उसका है, प्रतीक चिन्ह होता है, जब आपके पास होंगे तभी मनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट जैसी लाइफ जियो, मतलब आश्रम लाइफ टाइप से होते हैं ना, वैसे जीना चाहिए। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, अभी जैसे मेरी जैसी कंडीशन में जाओगे ना तो पता लगेगा इसलिए बोल रहा हूँ, चुपचाप पढ़ लो, नौकरी वोकरी लग जाओ। क्योंकि देखो 30 जैसे एज क्रॉस होने लगती है ना, लाइफ बहुत डबल रिस्क या ट्रिपल रिस्क या 4 रिस्क में बढ़ जाता है। अब मैं खुद नहीं समझ में आता मैं जीवन में आगे करूँगा क्या, भाई समझो ये बात। ठीक है, आप अभी 25 साल से नीचे हो तो अभी आपको इतना एहसास नहीं होता, पर ये चीज़ याद रखना, बेरोजगार के लिए कुछ होता नहीं है एक एज के बाद ख़ास तौर से। चलो ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संविधान में 20 भाग है, अरे गलत। कितने हैं? मेरे अनुसार तो अभी शायद 22 हो गए हैं भाग। 25 हो गया, हाँ ज़्यादा हो गए होंगे, मतलब पहले तो पाए। भारतीय संविधान कुल 390 अनुच्छेद है, क्या बात करें, बहुत सारे अनुच्छेद हो गए अब तो। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुच्छेद को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। हाँ, ये एकदम सही बात है भाई। याद करो, मूल संविधान में कितनी थी? 8 ही थी ना। देखो, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु 1950 से अब तक किए गए संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेदों की संख्या गणना दृष्टि से 444, अब तो और भी ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, तथा अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची 52वें संशोधन द्वारा 10वीं के लिए लाया गया था। 73 और 74 जो है 11वीं और 12वीं के लिए लाया गया था। ये याद होना चाहिए आपको, एकदम रट जाना चाहिए। निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सेंट्रल किसके हाथों में था? नेहरू के हाथों में, याद रखना चाहिए। अभी पता होना चाहिए, देखो ये ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर था। ठीक है, ये पता होना चाहिए, अपन पढ़ेंगे वो चैप्टर। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, याद रखना प्रांत उसके पास रहेगा, किसके पास? पटेल के पास। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यान की पारो समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बस इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कौन से सही है ऊपर दिए जो कथन है, ध्यान से पढ़ो। संसद जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान किया है। संसद, अरे क्या बात कर रहे हो? भारत में संसद को पावर मैंने कितने, और संसद में याद करो, जैसे संसद जो है इनका सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की संख्या भी बढ़ा सकती है, और वो उनका जो क्षेत्राधिकार भी बढ़ा सकती है ना। संसद क्यों नहीं कर सकती भाई? जनता का प्रतिनिधि चुन के कहाँ जाते हैं? संसद में। सबसे करता धरता ये तो वही बात हो गया कि संसद कुछ काम ही नहीं कर सकती। दोबारा पढ़े इस स्टेटमेंट को। संसद जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, याद करो अधिकारिता, मूल अधिकारिता, सारी चीज़ें आती है और भी आती है उसमें, को विस्तारित ही नहीं कर सकती। क्या बात करें, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान किया। अरे नहीं, अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला के कर देंगे, क्या दिक्कत है?
खुद ही सोचो, आप लॉजिकली सोचो, ये तो बहुत नेगेटिव बात बोल दी है ना। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवा संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। मुझे बताओ प्रशासनिक व्यय क्यों होगा भाई? जैसे मान लो कि वहाँ कोई टाइपिस्ट काम कर रहा है, कोई चपरासी काम कर रहा है, उसका भी क्या संचित निधि पे होता है क्या? अरे नो, यही चीज़ समझनी है। देखो छोटो, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी है, देखो संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता विकसित कर सकती है। ये चीज़ याद रखना, कर सकती है। दूसरा देखो, उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है तथा उच्च न्यायालय की प्रशासनिक व्यय राज्य संचित निधि पर भारित होता है। ये क्या बात लिख रहे हैं? एक ही बात को दो बार लिख रहे हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे सबका बोला है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का ही बोल रहा है कि जो भारत की संचित निधि पे नहीं है, उच्च न्यायालय का तो भाई उस पर होगा। पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन आगे भी बना है तो थोड़ा समझ लो। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, और जितने भी जज होते हैं, जो चौथी जज होते हैं, उनका सारा जो होगा याद रखना समेकित निधि मतलब संचित निधि पे होगा भारत की। और हाई कोर्ट होते हैं उनके, याद करो अपन किए भी थे क्वेश्चन अभी, जो उनका होगा राज्य की समेकित निधि पे होता है। ठीक है, पर तो ऐसा नहीं है कि जो मान लो कि वहाँ पे जो लैब में जो काम करने वाले लोग हैं उनका नहीं है। ये चीज़ भी याद रखना भाई, प्रशासनिक वे में सब कुछ आएगा, इन लोगों को ही मिलती है भाई उधर से। पर एक तरीके से अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो इनको भी सैलरी कहाँ से मिल रही है? वहीं से मिलती है। थोड़ा ये भी, हाँ ये भी लगा सकते हो भाई। जो मान लो कि जो टाइपिस्ट होता है उसको सैलरी भी कहाँ से मिल रही है? सरकारी तो दे रही है ना उनको भी सैलरी, तो वो सैलरी कहाँ से मिलती है? कॉन्सोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। ये बात सही है। और जो राज्य के जो कर्मचारी होंगे उनको राज्य के तहत मिलेगी। ठीक है, उस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। परंतु बस इसमें गलत ये था कि दोनों का ही इसने कहाँ पे कर दिया था? भारत की संचित निधि पे। पर वो चीज़ भी देखो, हमेशा ये चीज़ यार रखो, दोनों चीज़ें सोच के रखो करो कौन सा सही है। अब देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अब ये क्वेश्चन है ना। चलो देखो, इसमें सबसे पहला हो, ये जो क्वेश्चन यूपी ने रिपीट भी किया है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, नेचुरलाइजेशन बनता है ना, हाँ, कभी भी अपनी नागरिकता वंचित नहीं किया जा सकता। अरे भाई क्यों नहीं किया जा सकता? कल अपराधी आतंकवादी बन गया तो क्यों नहीं? तो ऐसे आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा पढ़ो। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राज्य तंत्र, संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता एक है। क्या बात करें? अमेरिका में कैसी है? दोहरी है। सोचो यही क्वेश्चन आगे भी जाके बना है। आगे देखो, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 ऐसे लिखित। हाँ ये बात सही है। अब इतना याद करने की जरूरत नहीं है किसको किसके लिए मेंशन किया गया है। ये चीज़ अब देखो इसमें पूरा ऐसा दिया है, ये कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की किसके लिए किस में क्या उपबंध दिया है। अभी पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। चलो आगे पढ़ो। कौन सा एक सही नहीं है? मतलब 3 सही होंगे, एक गलत होगा। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। हाँ ये बात सही है यार रखना, परिभाषा नहीं देता है भाई, संविधान उस चीज़ के लिए नहीं बना है, ना अल्पसंख्यकों को परिभाषित करता है ना किसी को नहीं। देश की कुल जनजातीय जनसंख्या आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। कुल जनजातीय जनसंख्या आधे से कुछ अधिक है, तो फैक्ट हो गया ना, तो ये गलत है, ये रखना। टोडा कहने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, ये सही है। नागालैंड बोली जाने वाली भाषा में एक लोथा भी है, तो ये गलत है, याद रखना। इसमें देख कुछ को दिया, याद करो कल भी अपन किए थे कि एमपी में सबसे ज़्यादा होती है ट्राइबल। देश की अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में जनजाति निवास करती है। यद्यपि जनजाति के सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य मिजोरम, नागालैंड, मेघालय है। हमारे संविधान का एक संपूर्ण भाग 16 का विषय कुछ वर्गों के संबंध में विशेष संबंध है। इस भाग में 330 से 342 तक के अनुच्छेद है, याद रखना। भाग 16 में है, SC ST ये सब उधर ही आता है, और OBC भी उधर ही आता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 341 द्वारा यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य या संघ क्षेत्र की बाबत यह घोषणा कर सकेगा कि कौन सी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों को अथवा उनके भागों या युद्धों को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र संबंध में अनुसूचित जाति समझा जाएगा। याद करो 2023 का क्वेश्चन कौन करता है? राष्ट्रपति। और वहाँ पे क्या बोला था? राज्यपाल बोला था। राज्य के बारे में घोषणा करने से पूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करेगा। टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। नागालैंड के मुख्य अंगामी, आओ, चांग, कोनल, लोथा, संगताम, सेमर, चांगसेंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति। ये चीज़ याद रखना। चलो कौन सा सही है? आंसर तो है ही नहीं। भारत के 25 उच्च न्यायालय हैं, शायद अभी तो अपने देखा था, शायद ये सही है, ये वाला फैक्ट।
पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय, हाँ ये भी सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संयुक्त उच्च न्यायालय, तीनों के तीनों सही है। फिर इसमें गलत आंसर क्यों दिया है? अच्छा, हो सकता है उस टाइम जब क्वेश्चन पूछा हो। संविधान में न्यायपालिका की जो साधारण रूप देखा दी गई है उसके अनुसार प्रत्येक राज्य में न्यायपालिका शीर्ष पर उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा या दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। इसी प्रकार संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार संघ राज्य क्षेत्र पर कर सकती है। वह संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता हटा भी सकती है। ये बात सही है। सन 2000 में 3 नए राज्य सृजन के बाद अब भारत में 21 उच्च न्यायालय थे। वर्तमान उच्च न्यायालय संख्या 25 है। मतलब प्रेजेंट सेंस में देखोगे तो इसका आंसर वो आएगा भाई, सही है ये। चलो आ जाओ आगे, कौन सा सही है? अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अरे 300A है, 300 सही है, 300A है या 300 ही है? हाँ ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं। अब देखो 2021 का क्वेश्चन इसी पे ही पूछा था, प्रॉपर्टी राइट पे। तो अपने को पता भी है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। ये बात सही है, पहले था अब नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44 संशोधन। अरे केंद्र में, पहली बात तो मुझे बताओ कि 44वां संशोधन हुआ था तब तो बीजेपी थी, मतलब बीजेपी मतलब जनता दल था उस टाइम, तो ये तो गलत है। पर हाँ ये है कि 44वां संशोधन अधिनियम ही आया था उस टाइम, ये बात तो सही है, और उन्होंने ही किया था। सर 44th वाले ने लीगल राइट बनाया था अरे इसको। परंतु ये क्या बोला कि कांग्रेस सरकार द्वारा, ये तो गलत है ना, कांग्रेस सरकार सही थी उस टाइम भाई, जनता हाँ सरकार। बीजेपी थी, बीजेपी। तो फिर 30 जैसे काटोगे तो इसमें ऑप्शन जो है ये आंसर आ गया 2। ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है, ओनली ये वाला सही है, तो याद रखना। अनुच्छेद 300 का संविधान में कानून का स्थान है। संविधान के भाग 12 के अध्याय 6 में यह अकेला अनुच्छेद है और इसमें केवल 13 शब्दों का वाक्य है। यह एक मात्र अनुच्छेद है जिसे ऐसे विधिक अधिकार के सर्जन के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन करके अंतर स्थापित किया गया जो मूल अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद जनता सरकार द्वारा 44 संशोधन से अंतर स्थापित किया गया। यह 26 जून 1979 से प्रभावी हुआ। इसके पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में प्रत्यापित था। आर्टिकल 19 में भी दिया था इसका पार्ट, अभी दिया देखो। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों पर लागू होता था। नागरिकों की संपत्ति का अर्जन, धारण, चयन का अधिकार अनुच्छेद 19 पंचायत द्वारा दिया गया था। अनुच्छेद 31 का निरीक्षण किया गया, इसी का अनुच्छेद 300 के अंतर स्थापित किया गया। तब इतना याद रखो बस। आगे देखो, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73 अधिनियम 19 अंतर स्थापित किया गया। ये बात सही है, एकदम सही है। आगे क्या बोला देखो, 2024 का क्वेश्चन, अब कितनी बार बताऊं तुम लोगों को, याद आया नहीं आया? ये बात सही है, ठीक है, 9th में है और यही यूपीएससी ने अब पूछा था 2024 में। तथा अनुच्छेद 243 क्योंकि अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 नगर पालिकाएं हो सकती है। नगर, अरे नहीं 3 है, 3 ये गलत। ये देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये पहले वाला सही है। अब देखो 2024 का क्वेश्चन है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ भाई, कितने क्वेश्चन बता दीजिए मैंने पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए हैं 2024 में। 33 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 अंतर स्थापित किया गया जिसमें पंचायतों से संबंधित उपबंध है। इसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई और अनुपूरक विधि बनाने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन दिया गया। सही बात है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अरुणाचल को छोड़कर सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी विधियाँ बनाई हैं। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के अधीन समांतर संस्थाएं विद्यमान है, इसलिए संविधान का ये भाग उन पर लागू नहीं होता है। ठीक है। 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 का अंतर स्थापित किया गया जिसके आधार पर विधि की रचना करके नगरीय भारत के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं खड़ी की गई। किंतु अनुच्छेद 243 क्यों था के अनुसार नगर पालिकाएँ 3 प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की, बस इतना याद रखो, अब ये ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो मेरा कहने मतलब देखो ये क्वेश्चन 9th A मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ था ना, इसके आधार पर गलत हुआ था। सोचो अगर ये पढ़ा हुआ होता तो सही हो जाता ना। ऑलरेडी मैं तो पढ़ चुका था, पर मैंने पढ़े हुए मुझे 6 से 7 साल हो गए। संविधान 58वां संशोधन अधिनियम किससे संबंध है? सीधा सा पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय NJAC इसी को तो गठन से संबंधित है और इसी को याद करो। फिर उसने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से संबंधित है। एन संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग सर 99th वाला है NJAC से। तो फिर ये कौन सा है? कमीशन है। अच्छा कमीशन है, अच्छा मैं बताता हूँ। इस सर उसके लिए बनी होगी ये भाई, उसमें कौन कौन मेंबर बनेगा क्या है उसको गठित करने के लिए। 99 है, कौन सा है? 99th है NJAC का। तो
पक्का? रुको हाँ पक्का। रुको एक मिनट। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो ना 2010 तक क्वेश्चन करने के बाद में आप देखना, अब पेपर देखो जाके 90 कॉलेज सिस्टम 99 था, लेटर ब्रेक डाउन कर दिया गया, फिर स्ट्रक डाउन। ठीक है, अब देखो एक चीज़ देखो कितने क्वेश्चन जो उधर आ रहे हैं। अब देखो 5 साल के और बच्चे हैं अभी, तो उसमें भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो कितना फ़ायदा है भाई, आप PYQ करोगे तो बहुत फ़ायदा मिलता है, मतलब आपकी एक फैक्चुअल पावर भी है वो भी अच्छी होती है। ठीक है, चलो कल फिर क्लास करेंगे, ठीक है, याद रखना। अब देखो CSET में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। CSET में अब सर कल क्या करवाओगे CSET में? CSET में कल अपन वो जो मेरे नोट्स है वो पढ़ेंगे अपन पहले। ठीक है, तो उसमें 3 या 4 चैप्टर को 5 चैप्टर को अपन कॉलिएशन करेंगे भाई, ये 5 चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने हैं उसमें। ठीक है, मैं उसमें ले लूँगा LCM SCF ले लूँगा, ठीक है, और वो लीनियर इक्वेशन वाला ले लूँगा, ऐसे करके 4-5 चैप्टर लूँगा, फिर उसको उनके सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, तो वो फटाफट हो जाएगा और 1 घंटे ज़्यादा नहीं करेंगे, तो फिर आराम से अपन इधर 2-2.5 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि अब टाइम लगेगा। लक्ष्मीकांत जब करवाऊंगा ना तो उसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगे ना लगे, ये तो कल कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो जैसे लगभग 1.5 घंटे समथिंग कल मान लो, पर आगे जब लक्ष्मीकांत कराऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा समझाना भी पड़ेगा, थोड़ा उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट भी करवाने पड़ेंगे, तो टाइम लगेगा। परंतु मेरा मानना है कि लास्ट है वो, बस उसके अलावा तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। पॉलिटी प्लस स्कीम के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम का ट्रिक मैं बता ही चुका हूँ, सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। थोड़ा और पॉलिटी के बस ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो वो गलत मत कर देना। जैसे मेरे आपकी बार लगभग 3 क्वेश्चन तो पॉलिटी गलत हुए हैं, सोचो 3 क्वेश्चन जो सही होने चाहिए। अगर मैं 1995 से लेकर 2010 तक क्वेश्चन कर लेता तो 3 मतलब समझ रहे हो, 4 क्वेश्चन 8 नंबर बढ़ते, समझो ये चीज़। तो मतलब देखो मेरे गलत जो है पॉलिटी गलत हुए हैं, तो ये जो भी कौन से जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो ये जो मैं लक्ष्मीकांत से वो सही करवा दूंगा। फिर उसके बाद में मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो NCERT भेजूंगा, बस वो पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार लगाओ। ठीक है, जो लक्ष्मीकांत जो मैं हाईलाइट करा दूंगा, बस उन्हीं को ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये चीज़ याद रख लेना। लक्ष्य मतलब ये मान के चलो पॉलिटी अब आपके लिए, जैसे चलो ठीक है अभी 20 दिन लग गए कोई बात नहीं, पर आगे आपको इसे रिवीजन करने के लिए 1 दिन भी नहीं लगेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो समझ रहे हो, मैक्सिमम आप जैसे मान लो अब एग्जाम तक इसको 5 दिन दे देना बस, लक्ष्य पॉलिटी को आप सारे क्वेश्चन सही कर लोगे, बस हो गया। अब इतना है तो चाहिए अपने को। तो ऐसे हर सब्जेक्ट पे अपन कमांड करेंगे, ताकि अब उधर अगर अपने को आराम से मई का महीना भी मिल गया रिवीजन करने के लिए, बस हो गया काम अपना। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। कल क्लास करेंगे अपन फिर।